Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokhli and इस particular video में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 8 दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीबीएसई सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अपने एग्जाम्स में। हम अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या आंसर लिखा जाना चाहिए, किस तरह से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, वो सारी चीजें सीखेंगे। इस चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं जनरली क्वेश्चंस होते कैसे हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब कई चैप्टर्स में हो सकता है सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग ही हो, वेरी शॉर्ट नहीं हो, लेकिन ये बाइफिकेशन क्यों है पहले हम वो समझते हैं। ये बाइफिकेशन इसलिए ताकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप बहुत कम कंटेंट लिखें। समटाइम्स उसमें सिर्फ एक वर्ड का आंसर होता है, समटाइम्स उसमें एक फ्रेज का आंसर होता है और समटाइम्स उसमें एक लाइन का भी आंसर होता है, लेकिन उससे ज्यादा जनरली हम नहीं लिखते वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी पॉइंट का। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हम कोशिश करते हैं एग्जाम्पल भी इंसर्ट कर दे, 3 या 2 नंबर का है तो एग्जाम्पल को स्किप कर देता है, तो वैरी करता है आपका। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप तसल्ली से लिखते हैं, मतलब ऐसे मानिए कि बिल्कुल आप अच्छे से हर एक चीज को लिखेंगे और जहां पे एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है वहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे, जितने पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है उतने पॉइंटर्स लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप कंटेंट कितना लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में। जितने मार्क्स होंगे ज्यादा उतना ज्यादा कंटेंट होगा, जितने मार्क्स होंगे कम उतना कम कंटेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम। इस चैप्टर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसी से शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, व्हाई डू बिजनेसेस नीड फंड्स, एक्सप्लेन। कहने को तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि सामने वाला आपसे जानना क्या चाह रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, दिल स्टार्ट राइटिंग कि बिजनेस फाइनेंस के बारे में लिखो 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 लिखो, वो आगे का क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। बेटा जब आपको मार्क्स मिलेंगे ना तो दोनों आंसर्स के मिलेंगे, एक आंसर का नहीं मिलेगा, चाहे तुम उसे कितना भी डिटेल्ड वे में क्यों ना लिख दो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका ये रहेगा कि आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है वो आपसे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, हर एक वीडियो को बहुत डिटेल में देखा हुआ है, हमें पता है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अच्छा, एक छोटा सा रिमाइंडर और दे दूं कि मैं हर चैप्टर की 1 शॉट रिवीजन वीडियोस भी बना रही हूं जो जनरली एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पहले ही आएंगे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उन्हें भी जाके देखिए। इस चैप्टर का भी ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जाके एक बार अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वो पैसा जिससे बिजनेस रन होता है, वो मनी, वो फंड्स जो कि बिजनेस को स्मूथली चलाने में काम आते हैं। इसकी जरूरत क्या होती है भैया, देखो पैसे की आवश्यकता क्यों होती है, अलग अलग कारणों की वजह से होती है। कभी हमें फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, कभी हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा अरेंज करना है, कभी हम अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, कभी हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। इन सारे कारणों की वजह से हमें पैसे की आवश्यकता होती है और वही हमें यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करना है। पहले हम उन्हें आंसर करेंगे व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस इज दैट मनी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस स्मूथली। ठीक है, और इसमें ये जो है ये है कीवर्ड। अच्छा, मैं अपने कीवर्ड्स की कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ मैं हर एक कॉन्सेप्ट में आपको कीवर्ड्स बताती हूँ। जब एमसीक्यू पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैम आपने जो कीवर्ड्स बताए थे वो फंस गए। ऐसा ही सेम चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको कीवर्ड्स अच्छे से लिखने होते हैं, क्योंकि वही ऐसी चीजें होती हैं जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। आप ऐसे मानिए आंसर तो हर एक इंसान लिख रहा है, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं वो सारे आंसर्स लिख के आ रहे हैं। उन्होंने भी सेम एनसीईआरटी बुक ही पढ़ी है, उन्होंने भी सेम ही सब कुछ याद किया है, टीचर ने सेम वे में उन्हें समझाया है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है प्रेजेंटेशन में। क्यों एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है, क्यों दूसरा बच्चा उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, जबकि दोनों ने पढ़ाई इक्वली करी थी, एक ही टीचर से करी थी? बताइए।
रीजन होता है उनकी प्रेजेंटेशन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं है सब्जेक्टिव पेपर में, आपको ये भी समझना है कि मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। मतलब मैं ऐसे कैसे लिखूं कि एग्जामिनर मेरा आंसर देखते ही बोले भैया इस बच्चे को तो गारंटेड पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। सो वो इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। कीवर्ड्स इंसर्ट कीजिए, अच्छे से लिखिए, कोशिश कीजिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करने का, या फिर अगर ब्लू पेन ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंडरलाइन कर दीजिए, तो किसी का एम्फेसिस पड़ेगा उस पर्टिकुलर वर्ड पे, कोई बहुत अच्छे फोकस वे में उस वर्ड को देखेगा। ठीक है, तो इट सेज फाइनेंस इज द ब्लड लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस एंड द मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? ब्लड है, लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस का, और वो पैसा जो कि बिजनेस को चलाने में आवश्यक होता है उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस नीड्स फाइनेंस फॉर थ्री मेन रीजंस। ठीक है, थ्री मेन रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर फॉलोइंग रीजंस लिख सकते हो। ठीक है, और उसमें फॉलोइंग रीजंस में आप क्या चेंज करोगे मैं बता देती हूँ। देखो, पहला तो होता है हमारा फिक्स असेट्स रिक्वायरमेंट, कि हमें फिक्स असेट्स खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो इन सब के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता है। फिर है वर्किंग कैपिटल, हमें डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए, लेबर को पे करना है, वेजेस देनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए पैसा चाहिए रहेगा। एंड उसके अलावा हमें ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। आप चाहे तो इन तीनों पॉइंट्स को, मतलब ये एक जो सिंगल पॉइंट है उसे तीन पॉइंट्स में बाइफिकेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, सेकंड ग्रोथ हो जाएगा, थर्ड डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसको भी आप हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना। डाइवर्सिफिकेशन में लिखना कि जब बिजनेस सोचता है एक प्रोडक्ट नहीं आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करूं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। ग्रोथ, जब बिजनेस सोचता है कि मैं अपने आप को थोड़ा बढ़ाऊं, अभी मेरी एक ही बिल्डिंग है, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, ऐसे करूं, तो वो ग्रोथ कर रहा के बारे में सोच रहा होता है। एंड देन एक्सपेंशन, मतलब वो अगर एक यूनिट को एक्सपैंड करना चाह रहा है तो उस टाइम पे भी पैसे की आवश्यकता होती है। सो इधर यूल राइट दिस वे, या फिर आप इसे और 3 पॉइंट्स में बाइफिकेट कर देंगे, टोटल 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे। ठीक है, बट अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक एक लाइन की है। फिक्स असेट का बोला है तो एक लाइन में बोला है, करंट असेट्स का बोला है तो एक ही लाइन में बोला है, तो इसको ज्यादा डिटेल में मत करना। अगेन आपका आंसर आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। आई गेस दिस आंसर इज गुड फॉर 2.5 और 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर 4 मार्क्स का आ जाता है तो थोड़ा सा आपको एडिशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, चलिए चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। आपको बताना है कि भैया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। हमने ये सारे ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, हमने बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े हैं। पहले तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, फाइनेंस की बात करते हैं तो 3 तरह की टर्म्स होती हैं पीरियड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होती है हमारी शॉर्ट टर्म, फिर होती है हमारी मीडियम टर्म, फिर होती है हमारी लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होती है वो ये होती है कि वो 1 साल से कम के पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। मीडियम वाली 1 से 5 साल तक के लिए इस्तेमाल होती है, और लॉन्ग वाली 5 से ऊपर साल के लिए इस्तेमाल होती है। बट क्वेश्चन में दे डिडंट आस्क अबाउट मीडियम टर्म। ध्यान दीजिएगा, दे डिड नॉट आस्क यू मीडियम टर्म के कौन कौन से फाइनेंस हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। सो ये मत समझना कि इन्होंने नहीं पूछा, मुझे तो आता तो मैं तो लिख के जाऊंगा, ये काम मत करना। ये ना ऐसे बच्चे ना ओवर स्मार्ट कहलाए जाते हैं, और ऐसे बच्चे ना टीचर्स को कभी पसंद नहीं आते। बीइंग अ टीचर बता रही हूँ, हाँ मैं भी टू एन एक्सटेंड अपनी क्लास में एक ओवर स्मार्ट बच्ची कंसिडर की जाती थी, और मुझे आज समझ में आता है जब मैं टीचर्स के शूज में हूँ कि वो कितना इरिटेटिंग होता होगा। उस टाइम मुझे लगता था हाउ कूल इज दैट, मुझे इतना पता है, आई एम राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब टीचर के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो तो उनको लगता है यार जितना पूछा उतना बताना, फालतू की बता के जा रहे, तो ऐसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा इरिटेटिंग। सो जितना पूछा उतना लिख के जाओ, उतना अच्छा से लिख के जाओ ना, क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा लिखना है। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूछा तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक इक्विटी शेयर्स। अगर किसी को सालों सालों के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है तो वो इक्विटी शेयर्स इशू करे, क्योंकि एक बार बिजनेस में डल जाता है तो उसके बाद निकालने की सच आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी लंबे समय के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आपने अपनी ओवर द टाइम सेविंग्स की हैं, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, उसमें भी मतलब उसको भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिबेंचर्स, अगेन ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
बैंक से लोन लेना, कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, उनसे लोन्स ले लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो देते ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम और किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम और किस नाम से जानते हैं? मैंने वन शॉट रिवीजन वीडियो में इसे कवर किया है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा वन शॉट रिवीजन वीडियो देखा है, प्लीज मुझे मेंशन करो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज, शॉर्ट टर्म के लिए हम कमर्शियल बैंक्स के पास जा सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। कमर्शियल पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है अपनी क्लास में। ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उधारी पे सामान लेना। फैक्टरिंग, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्टरिंग क्या होता है ये भी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सो प्लीज़ आके देख लीजिएगा वीडियो। अब यहाँ पे क्योंकि मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ और किस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है वो बता रही हूँ, तो माइट भी मैं हर कॉन्सेप्ट को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो हल्के फुल्के है वो बता दूंगी, बट जो अच्छे से समझने वाली है उनको नहीं बताऊंगी। रीज़न बीइंग, अगर मैं यहाँ पे आपको हल्के में समझा देती हूँ और आप कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर पेपर में गलत करके आओगे तो मुझे बद्दुआएं दोगे कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया था। इसलिए मैं गलत नहीं बताना चाह रही या फिर शॉर्ट में आपको नहीं बताना चाह रही, आप उसे डिटेल में ही समझिए, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसी बात पे आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स। आपको यहाँ पे बताना है इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं और हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस के फंड्स की आवश्यकता बिजनेस के विद इन से भी पूरी हो सकती है। जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए बिजनेस बाहर नहीं जाता, खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उन्होंने बिजनेस के अंदर से ही पैसे का जुगाड़ कर लिया, वो कहलाया जाता है इंटरनल सोर्सेस। लेकिन जब पैसे के लिए आप बाहर जाते हैं, बाहर ढूंढते हैं फंड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे मानिए आपके घर में शादी है बट आपने ऑलरेडी सेविंग्स करके रखी हुई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, तो आपने इंटरनल सोर्स से ही अपना काम चला लिया। लेकिन आपके घर में शादी है लेकिन आपके पास सेविंग्स नहीं थी, तो अब आप किसी से उधार मांगने जा रहे हो, लोन लेने जा रहे हो बैंक से। बैंक शादियों के लिए भी लोन देता है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेके शादियां कराते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता हाउ इडियोटिक एक्ट इज दैट। मतलब तुम्हें शादी करानी है, तुम सिंपल वे में करा लो, क्यों तुम्हें इतना खर्चा करना है। बट नहीं, हमारे सोसाइटी का तो रिवाज बन गया है ना कि शो ऑफ करना है तो पूरा शादी में ही करेंगे, तो कुछ लोग उसके लिए भी लोन लेते हैं। तो जब आप लोन वगैरह लेने या फिर पैसे का जुगाड़ करने के लिए घर से बाहर निकलते, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। आपने बाहर से पैसा इकट्ठा किया है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल में आपको डिफरेंस बता रहे हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता है। मैं अब डिफरेंसेस पे मूव करती हूँ। दीज आर द डिफरेंसेस। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब भी मतलब ऐसा कोई भी डिफरेंसेस वाला पॉइंट आए तो आप हमेशा टेबल बनाएं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस में पूछा होता तो आपको किस तरह से अपना आंसर लिखना था कि पहले आप इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को एक्सप्लेन करते, ठीक है, डायग्राम भी बनाना होता वो भी बना देते जैसे मैंने बना के बताया है, और उसके बाद टेबल बनाते, बहुत अच्छा लगता और आपको पूरे मार्क्स मिलते। बट क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है तो अब आपको इतना ज्यादा इंटरनल एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जंप टू द डिफरेंसेस, ठीक है। बेसिस यहाँ लिखे हुए हैं, मीनिंग, फुलफिलमेंट अगले पेज पे भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इंटरनल सोर्स में ये बोलते हैं फंड्स जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ड है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड नहीं फ्रेज एक्चुअली, ये आपका की वर्ड है, की फ्रेज एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके आंसर में होना चाहिए कि विद इन से जब आप जनरेट करते हैं पैसा उसे कहलाया जाता है हम इंटरनल सोर्स। लेकिन फंड्स जनरेटेड फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज व्हाट, एक्सटर्नल सोर्सेज। जब हम बाहर से एक्सटर्नल वे से पैसे का जुगाड़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। फुलफिलमेंट की बात करें तो ये बोलते हैं शॉर्ट टर्म और लिमिटेड नीड्स कुड बी फुलफिल्ड। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए यूजुअली इंटरनल सोर्स, और जब आपकी नीड बहुत छोटी होती है, आप ऐसे बोलिए 15 करोड़ की आपको रिक्वायरमेंट है, क्या इंटरनल सोर्स से पूरी हो सकेगी? हो सकेगी अगर आपके पास काला धन है या आपके पास बहुत सारी सेविंग्स है या आपकी इनकम बहुत हैवी है। जनरली ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी भी इंसान के पास। हाँ, काला धन को आप इतने खुले में निकाल नहीं सकते, पहले बता दूं। ये यूजुअली जो इंटरनल सोर्स है वो कम रिक्वायरमेंट के लिए और छोटे टर्म्स की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। वेयरएज लार्ज अमाउंट्स चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स के पास ही जाना पड़ता है। वैसे आप शॉर्ट टर्म और मतलब शॉर्ट टर्म क्या, इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देन अगेन ये फंड्स बहुत कम होते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्सप्लॉयट हो जाएंगे, खाली हो जाएगा आपका जो भी सोर्स होगा।
चलिए, थर्ड है हमारा कॉस्ट। ये बोलते हैं इंटरनल वाले लेस एक्सपेंसिव होते हैं, वेयर एक्सटर्नल वाले ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब आप बताओ कि घर में आपके गुल्लक है, गुल्लक में पैसे थे, आपने गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल लिए, क्या आपका कोई खर्चा हुआ? हाँ, गुल्लक तोड़ने का खर्चा हुआ, राइट। उसके अलावा किसी को कोई पेमेंट तो नहीं देनी, कोई इंटरेस्ट तो नहीं पे करना, कुछ देना तो नहीं है, नहीं देना ना, तो ये क्या पड़ते हैं? लेस एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन वही चीज तुम अपनी नहीं, अपने दोस्त की गुल्लक तोड़वा के उससे पैसे लेके आए हो, ये प्रॉमिस करते हुए कि मैं तुझे रिटर्न करूंगा तो डबल अमाउंट रिटर्न करूंगा, या 10% तुझे इंटरेस्ट पे करूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा? ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से पैसा लेके आ रहे हो। तो बाहर से जब भी आप पैसा लेके आते हो तो आपको ऑब्लिगेशंस लग जाती हैं, साथ में आपको उन्हें पे ऑफ करना पड़ता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंटरेस्ट की, चार्ज की, बहुत सारी चीजों की ऑब्लिगेशन हो जाती है, तो आपको थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, डिस्पोजिंग सरप्लस इन्वेंट्री, इसमें एग्जाम्पल यही होते हैं कि भैया ओवर द टाइम तुमने जो जोड़ के रखा हुआ, जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड बना के, वो सारा पैसा तुम्हारा यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। वेयरएज एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो बहुत ऑप्शन होते हैं, बैंक के पास चले जाओ, दोस्तों के पास चले जाओ, पब्लिक डिपॉजिट्स करा लो, इक्विटी पे चले जाओ, सॉरी डिबेंचर्स के लिए चले जाओ, ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। खुद के गुल्लक से पैसे निकालने में कौन सी सिक्योरिटी चाहिए होगी, लेकिन दोस्त के गुल्लक से पैसे निकालने से पहले सिक्योरिटी चाहिए होगी। वो आपका फेवरेट टॉय अपने पास रखवा लेगा ये बोलते हुए कि सिक्योरिटी चाहिए, कुछ रख के जा, अगर तू कल रिपे नहीं कर पाया तो इस टॉय को बेच के मैं अपने पैसे वसूल कर लूंगा, या इस टॉय से खुद खेल के मैं अपने पैसे वसूल कर लूंगा। सो यहाँ पे सिक्योरिटी की आवश्यकता यूजुअली पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ती है। सो ये थे 5 डिफरेंसेस। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंसेस मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 या फिर अगर इसके अलावा और भी पॉइंट्स पूछते हैं तो उतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस, 4 पॉइंट्स लिखना मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अगेन मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखिएगा। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखिएगा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि मैम कंप्लीट नहीं हो पाया पेपर, मैम पेपर ही पूरा नहीं कर पाए। अकाउंट्स में भी ये शिकायत करते हैं बच्चे, क्योंकि अकाउंट्स में भी बहुत टाइम लगता है ना हर एक चीज को मेंटेन करने में, बट बिजनेस स्टडीज में तो करते ही हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी पेपर होता है, पूरा लिखना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि जितना जहां जहां टाइम सेव हो सकता है वहां करो। तुम एक ही क्वेश्चन में राम कथा लिखने में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे तो ऐसा मानो सेकंड क्वेश्चन के लिए तो तुमने टाइम वैसे ही अपना खत्म कर दिया ना। इसलिए कोशिश करना जितना पूछा गया उतना लिखो, जितना टाइम तुम मैक्सिमम कम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जिनका नाम तुमने प्रेफरेंस रखा हुआ है, उनको ऐसा क्या प्रेफरेंस मिलता है कि तुमने नाम में उनका प्रेफरेंस ऐड कर दिया। सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसे कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं जो बाकी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। अब कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं ये मैंने वन शॉट में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। प्रिविलेजेस फर्स्ट आपको मिलता है डिविडेंड के टाइम पे। जब डिविडेंड पे करने की बारी आती है तो इक्विटी वालों को बाद में डिविडेंड मिलता है, उनसे पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलता है। पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, रिपेमेंट की जब बात आती है या डिसोल्यूशन की जब बात आती है, दोनों ही सिनेरियो में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे पहले वापस किए जाते हैं, उसके बाद इक्विटी वालों का नंबर आता है। इसके अलावा अगर कभी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, अगर कभी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिल जाता है। पढ़े हैं ना पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें वो बोलते हैं कि भैया तुम्हें जितना फिक्स्ड है तुम्हारा उतना तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर कंपनी को भर भर के प्रॉफिट हुआ है, भर भर के, तो इक्विटी को पे करने के बाद जो बचता है वो तुम्हें और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा एक्स्ट्रा फंड्स में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। सो डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में। रिपेमेंट या डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पैसा मिलता है वो भी पहले मिलेगा इक्विटी वालों से, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है। ये सारे प्रिविलेजेस हैं, ये सारे प्रेफरेंसेस हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं। चलिए, तो इट सेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द फॉलोइंग प्रेफर्ड राइट्स। फर्स्ट है प्रेफरेंस इन रिपेमेंट,
सेकेंड है प्रेफरेंस इन डिविडेंड, थर्ड है प्रेफरेंस इन डिसोल्यूशन एंड एक्सेस प्रॉफिट्स. When a corporation closes, preference shares are paid out first, followed by equity shares. When dividends are paid at fixed rate and they are paid before equity shareholders. And then dissolution वाला point, excess point. ये सारे points मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिखे हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए. मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है. नेम एनी 3 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव्स. जब मैं वन शॉट बना रही थी या मैंने नॉर्मल वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, मैंने सब में आपको बोला है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिर्फ नाम पढ़ के मत चले जाना, और ये मत सोचना कि इतने सारे हैं 2-4 पढ़ लेते काम चल जाएगा. हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक अलग किस्म के बैंक होते हैं. सो इनके हर एक बैंक के अलग कोर फंक्शंस भी हो सकते हैं, हर बैंक का अलग ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है एग्जिस्टेंस में आने का. तो हर एक बैंक को बहुत अच्छे से हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. यहाँ पे आपको 3 स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है, और साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है कि वो एग्जिस्टेंस में आए क्यों थे, किस मोटिव के साथ आए थे. हमने यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशन लिए हैं, यूटीआई दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईएफसीआई, और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी. ठीक है, अब फर्स्ट यूटीआई के बारे में बात करेंगे. तो ये एस्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 से, जो कि एग्जिस्टेंस में आ पाई थी 64 में. ये क्यों लिखा हुआ है ऐसा? देखिए, हम एक्ट का नाम क्या रखते हैं, नाम में जो ईयर रखते हैं ना, वो जनरली उस ईयर को रखते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर एक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई थी. जैसे मैं बोलूं कि इस साल दिस इज 2021, ठीक है, 2021 में मैंने किसी एक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करवाई पार्लियामेंट में. मैं अपने आप को इस टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, तो आई एम एन एमपी और मैंने एक डिस्कशन स्टार्ट करवाई है पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग. मतलब वो अभी एक्ट नहीं है, वो अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है. वो एक मतलब अभी तो इट्स लाइक नॉर्मल डिस्कशन है, बिल है और फिर वो एक्ट में कन्वर्ट होगा. तो बिल है वो भी, तो बिल के पीछे कौन सी ईयर लिखी जाएगी? 2021. लेकिन अगर वो इस साल पास नहीं हो पाता, वो अगले 2 साल बाद पास हो पाता है, तो वो पास हुआ कौन से ईयर में? उस ईयर में. लेकिन उसकी शुरुआत कब हुई थी? इस ईयर में. तो ऐसे ही बिल्कुल है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 शुरू कब हुआ? 63 में. लेकिन पास कब हो पाया? इम्प्लीमेंट कब हो पाया? पास भी नहीं, इम्प्लीमेंट कब हो पाया? 1964 में. ठीक है, तो इसलिए दो अलग अलग ईयर्स हो जाते हैं. द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटीआई वाज सपोज्ड टू कंबाइन सेविंग्स एंड मॉनेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस. इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस था कि ये चाहता था कि लोग अपनी सेविंग्स को ऐसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स में लगाएं जिससे उनके मतलब बिजनेस वालों को पैसे मिल जाएं एंड इनके पैसे भी डबल ट्रिपल हो जाएं, ये भी अच्छा कुछ कमा पाएं. ठीक है, सेकेंड हमारा द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IFCI. It was established in 1948 under Industrial Finance Corporation Act 1948. Its purpose was to assist in balanced regional development. गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, रीजनल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दैट? रीजनल डेवलपमेंट होता है, आप ऐसे मानिए एक ये टाउन है, एक ये टाउन है. इस टाउन में कुछ ऐसी खदान निकली है जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस चलती जा रही है और ये आसमान छूने लग गया. पर ये टाउन के लोग बिल्कुल डल हैं, इनके यहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत ही वो जा रहा है. तो आप देख रहे हैं इस टाउन ने इतनी ग्रोथ की और ये नीचे नीचे जा रहा है. इसको बोलते हैं रीजनल डिफरेंस. जो रीजन्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको पास्ट का एग्जांपल दूं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी एंड छत्तीसगढ़ पहले एक स्टेट हुआ करता था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नोटिस किया गया कि छत्तीसगढ़ वाली जो बेल्ट है, जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ है, वो वाली बेल्ट बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ओवरऑल एमपी की ग्रोथ नीचे आ रही थी. तो डिसाइड हुआ कि भैया इसको तो 2 पार्ट्स में बाइफिकेट कर देते हैं, एक अलग स्टेट बना देते हैं, एक अलग स्टेट बना देते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़. अब छत्तीसगढ़ वाले अलग अपना संभाले, एमपी वाले अपना अलग संभाले, उनका सरदर्दी एमपी वालों के ऊपर बर्डन बन के ना आए. ठीक है,
ये क्या था, ये रीजनल डिफरेंस था कि रीजन वाइज इतना डिफरेंस आ गया था कि स्टेट्स बनाने पड़े दो अलग अलग। उन रीजनल डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट करवाने के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था। ये एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर इमर्जिंग सेक्टर्स एंड टू कंट्रीब्यूट मैनेजमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट। ये बहुत सारे लोगों को पहले तो ये वो देता है कि भैया तुम एंटरप्रेन्योर्स बनो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो ताकि तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इंस्टेड ऑफ खुद तुम एम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स भागो, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है कि मैनेजमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, इसलिए ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, ठीक है। थर्ड है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी। एसएफसी फुलफिल्स द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आईएफसीआई। वो इंडस्ट्रीज जिनकी ऊपर वाला इंसान मदद नहीं कर पाता, ऊपर वाला इंसान भगवान नहीं, ये आईएफसीआई अगर उनकी मदद नहीं कर पाता तो उन लोगों की मदद करने के लिए एक मसीहा आया था जिसको हम एफएससी बोलते हैं। तो ऊपर वालों को जिनसे मदद नहीं मिलती उनको मदद मिलती है इससे। It covers public limited, private limited partnership firms as well as its scope is broader than IFCI. इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, प्लस ये सबको मदद करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, सबकी मदद करेगी ये। और इसका स्कोप भी ज्यादा है, मतलब काम करने का, चीजें देखने का, सबका ब्रॉड स्कोप है इसका, ठीक है। जिनकी मदद इनसे नहीं होती उनकी मदद इससे हो जाती है। अगेन 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताने थे, वो हमने 3 बता दिए हैं। जब पेपर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 3 चीजें बताओ, वहां ये इडियोटिक हरकत बिल्कुल मत करना कि 4 चीजें बता के आ रहे हो। 4 चीजें बताओगे सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, 2 चीजें बताओगे सामने वाला मार्क्स काट लेगा इनकम्प्लीट होने के नाम पे। तो 3 पूछा हुआ है तो 3 ही बतानी है, एक्स्ट्रा कुछ मत बता के आना। चलो अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन में, दैट इज जीडीआर और एडीआर का डिफरेंस। मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा आपको बताती हूँ जीडीआर एडीआर तो मतलब उनके फेवरेट टॉपिक्स है, इससे तो क्वेश्चन आके ही रहेगा। और अभी भी मैं बोल रही हूँ लिखवा के ले लो मुझसे, बाद में आके मुझे जरूर पकड़ना अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया हो तो। गारंटेड पूछेंगे वो तुमसे एडीआर और जीडीआर के बारे में, या तो कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे या डिफरेंसेस पूछ लेंगे। शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमें कितना आंसर लिखना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम श्योर ये लॉन्ग टर्म में भी पूछा जाएगा आपसे। देखिए जब भी डिफरेंसेस आते हैं टेबल हम बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि कभी भी एब्रिविएशन और एक्रोनिम के फुल फॉर्म को तुम डिफरेंसेस में लिख दो, डजंट मेक सेंस टू मी, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बोला और मैं अब भी आपको बोलूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई बच्चा डिफरेंसेस में फुल फॉर्म्स लिख के आता है। तो ये चीज आपको कायदे से ऊपर करनी चाहिए कि GDR stands for this, ADR stands for this. Now let's see the differences between the two concepts. और फिर आपको differences शुरू करने चाहिए। Anyways, it stands for Global Depository Receipt, American Depository Receipt. ये कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी अमेरिका से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली रिलेटेड है, ठीक है। और stands for कोशिश कीजिएगा ऊपर ही लिख दे, ये टेबल में differences में ना लिखें। मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट सेज द जीडीआर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ की वर्ड विच शुड बी देयर इन योर आंसर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, और एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड फ्रीली इन वेरियस फॉरेन कैपिटल मार्केट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं, इजीली फ्रीली इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ पे, फॉरेन मार्केट्स में। लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मार्केट्स में बिकता है। तो ये अमेरिकन मार्केट्स, ये फॉरेन मार्केट में, सारी जगह ग्लोबली। देन है इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया जाता है, इंडियन एंटरप्राइजेस के द्वारा इशू किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब किसी इंडियन कंपनी को बाहर वालों से पैसा इकट्ठा करना होता है, दुनिया भर के लोगों से पैसा इकट्ठा करना होता है ताकि वो अपने बिजनेस में लगा सके, तो वो इस्तेमाल करता है जीडीआर का। लेकिन वही इंडियन अगर चाहता है कि यूएस के लोग उसके कंपनी में इन्वेस्ट करें तो वो इशू करता है व्हाट, एडीआर। क्या वो खुद से इशू करता है, नहीं, वो खुद से नहीं करता। इसमें 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एक होता है कस्टोडियन बैंक और एक होता है डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी बैंक दूसरे नेशन में लाया करता है, कस्टोडियन बैंक कहीं पे भी हो सकता है। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन घूम फिर के होती है। जीडीआर और एडीआर हम डायरेक्टली इशू नहीं करते, हम उनकी मदद लेते हैं, वो इशू करते हैं, पैसे हम तक पहुंच जाते हैं इसी एक साइकिल के थ्रू। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो इनकी इंडिविजुअल वीडियोस बनी हुई हैं।
ट्रेडेड ऑन, ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया जाता है, वेयर एज ये सिर्फ यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी मैक्सिमम ये यूरोज में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पे रहता है, ये अमेरिका वाला में रहेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ अमेरिकन जनता से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो अमेरिकन जनता से पैसा इकट्ठा करना है तो कहाँ पे इसे लाई करना पड़ेगा, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, अब डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे आपको लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, जहां पे आपको लगता है कि एग्जाम्पल से बात अच्छी तरह से समझाई जा सकते हैं, वहां पे एग्जाम्पल लेना, डायग्राम बना सकते हो तुम। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को लगता है कि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाए जा सकते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में भी आप डायग्राम बना सकते हैं, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसा बना के, मतलब एक पिक्चर के थ्रू आप समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है हर अगले क्वेश्चन में तुम डायग्राम बनाने लग जाओ। कोशिश करना एक पेपर में एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ के, मतलब दो क्वेश्चन में ही तुम डायग्राम बनाओ और बाकी को छोड़ दो। जैसे इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ाया था, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स में डायग्राम बन सकता था, वहां बना देते, ठीक है। तो कोशिश करना जितना इंटरेस्टिंग अपने पेपर को दिखा सको उतना करने का। ओके, और एक और चीज, बिफोर अटेम्प्टिंग योर फाइनल एग्जाम, अपने से कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना, अपने हाथ से लिख के देखो कि भैया कैसे लिखा जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें एक पेज भरने में, एक आंसर को तुम कितनी देर में वो लिख पा रहे हो अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाएगा, तुमने जो तुम्हारे दिमाग में था वो लिख के देख लिया है, तीसरा तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ तुम्हें वर्क करने की जरूरत है अपने ऊपर, एंड चौथा आप एग्जाम में बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि मुझे हर क्वेश्चन को कितने कितना टाइम देना है। तो फिर अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप नेक्स्ट वाले में थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। वॉच तो आपके पास रहती ही है। मेरा क्या होता था, जब मैं पेपर देने जाती थी, मैं ये अपनी वॉच लेके जाती थी और लेके जाते ही इसको उतार देती थी, उतारते ही सामने रखती थी और अपना पूरा पेपर वॉच को देखते देखते करती थी। पता नहीं, एक मिथ है, मतलब मैंने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने फील किया है कि जब हम वॉच में टाइम देखते देखते कोई काम करते हैं ना, उस टाइम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब वॉच हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देती है। अगर आप नॉर्मली ऐसे करो ना, 1 मिनट वॉच को बिना देखे हुए, तो 1 मिनट कहाँ निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप वॉच को देखते देखते 1 मिनट वो करोगे ना, बहुत टाइम मिल जाता है। मैंने पर्सनली फील किया है ऐसा। बट ये मत करना कि सिर्फ वॉच को ही देखते रहो और पेपर को ना वो करो, बीच बीच में पेपर के पास ही रखना जस्ट वॉच को और देखते रहना। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कम टाइम देखते हुए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि इतना टाइम बचा हुआ अब कैसे लिखूं, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो लिख ही नहीं पाते, तो फिर आप ये काम मत करना, ठीक है। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो, बट कोशिश करना कि बिजनेस स्टडीज का पेपर पूरा करके आओ। मुझे प्लीज निराश मत करना। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू कंप्लीट हिज और हर पेपर ऑन टाइम। कोई भी बच्चा यूं रोते हुए नहीं आए कि मैम पेपर छूट गया मेरा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट एज सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपको यहाँ पे दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना है और उन्हें एज अ सोर्स एक्सप्लेन करना है कि शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट कैसे ये पूरी कर सकते हैं। कौन से हैं दो टर्म्स? ट्रेड क्रेडिट एंड हमारा है बैंक क्रेडिट। मैं आपको बता दूं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट इज बेसिकली उधारी पे सामान मिलना, राइट। सो ये बोलते हैं, it refers to extension and provision of credit by one trader to another for the purchase of goods and services or other supplies without on the spot payment। देखिए, मैंने किसी से सामान खरीदा, चलिए बढ़िया खरीद लिया, बहुत बढ़िया खरीदा, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे पैसे जुगाड़ने में थोड़ा समय लगेगा तो प्लीज मुझे समय देते। वो इंसान मुझे बोलता है कोई नहीं, मेरी तुम्हारी जानकारी है, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता है, सो इट्स ओके, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम ग्रांट करता हूँ। दिस इज ट्रेड क्रेडिट। उसने मुझे उधारी पे सामान दिया है, उसने मुझे एक टाइम ड्यूरेशन दिया है कि इसके बाद तुम पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
दिस इज जनरली यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये जनरली यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 50 साल, 30 साल, 10 साल, 18 साल के लिए आपको ट्रेड क्रेडिट नहीं देता। आप किसी से सामान खरीद के आए हो, वो तुम्हें बोल रहा है चल 10 साल बाद आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो ये यूजुअली शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ही तरीका रहता है, मतलब थोड़े समय के लिए, मतलब 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, इतने के लिए ही कोई भी आपको उधार देगा। आप खुद ही फील कर लो ना यार, किसी दुकान पे जाओगे तुम बोलोगे अंकल आज मैं तुमसे सामान ले जा रहा हूँ, 3 साल बाद पेमेंट करने आऊंगा, वो बोलेगा रख दो सामान यहीं पे, जरूरत नहीं है तुझे मेरी दुकान पे दोबारा आने की भी, राइट, यही बोलेगा ना। बट अगर आप बोलेंगे अंकल मैं अभी सामान ले जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊंगा, तो वो अंकल बोलेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मतलब अगर जानते होंगे तो दे देंगे, नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो वैरी करता है ऑब्वियसली। Then this is generally used by organization as short-term financing. The terms of trade credit may vary from person to person based on the past records and from the industry to industry base. Okay, ये बोलते हैं ना डिपेंड करता है। ट्रेड क्रेडिट आपको मिलेगा, किन टर्म्स में मिलेगा, वैरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब कोई इंसान है जिसने जब भी ट्रेड क्रेडिट लिया है हमेशा जितना टाइम बोला है उतना टाइम में आके पेमेंट कर दी है, तो ऐसे इंसान पे भरोसा हो जाता है, फिर आप उसको ट्रेड क्रेडिट देने से पीछे नहीं हटते हैं, नहीं हिचकिचाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान है उसने एक बार टाइमली पेमेंट की, दूसरी बार की नहीं, फोन उठाना बंद कर दिया, तीसरी बार फिर लेके गया, कुछ प्रोमिसेस करके, मतलब पुरानी वाली पेमेंट बहुत लेट देके कुछ प्रोमिसेस करके तीसरी बार भी ले गया, फिर उसने सेम हरकत कर दी कि फ़ोन उठाना बंद कर देता है, उठाता नहीं है 10-10 दिन तक, फिर जब उसके पास पैसे आते हैं तो टुकड़ों में पे करता है, फिर ऐसे ही इंसान को क्या तुम ट्रेड क्रेडिट दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे। तो ट्रेड क्रेडिट तुम किसको देते हो, किसको नहीं देते हो, वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कि उस इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, कैसे उसने आपके साथ पहले बिहेव किया है, क्या आपकी और उसकी जान पहचान है, क्या आप उसको पर्सनली जानते हो, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड क्रेडिट मिलता है। अगर ट्रेड क्रेडिट के बेनिफिट्स की बात करें, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप चाहते हैं तो ट्रेड क्रेडिट के फीचर्स भी लिख सकते थे। मैरिट्स और डीमेरिट्स तो हम लिखेंगे क्योंकि वो तो हमने सारे उस पर पढ़े भी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अलावा फीचर्स भी लिख सकते हैं। प्लस मेरिट्स को अगर आप चाहें तो फ्लो चार्ट के वे में भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। इट इज अ कंटिन्यूस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बहुत ही कंटिन्यूस और कन्वीनियंट सोर्स है, आराम से मिल जाता है अगर आपकी जान पहचान अच्छी होती है तो। इट इज रेडिली अवेलेबल इफ द क्रेडिट वर्दीनेस इज नोन टू द सेलर, अगर सेलर को आपको क्रेडिट वर्दीनेस पता है, मतलब उसको पता है कि हाँ ये बंदा रिपे कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है, तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री लेवल्स इन केस ऑफ इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ये इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है जिसकी वजह से सेल्स वैल्यू इंक्रीज होते हैं। मतलब देखिए, सप्लायर ने टाइम से आपको सामान दे दिया बिना पैसे के, आप सामान ले आए, आप अपना सामान बना लोगे, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो टाइमली आप उसे बेच पाओगे। सप्लायर अगर तुम्हें माल ही नहीं देता, रॉ मटेरियल ही नहीं देता, तो क्या तुम सेल ढंग से कर पाते, टाइमली तौर पे कर पाते? नहीं कर पाते। तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स इट डज नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स। जब ट्रेड क्रेडिट आप किसी से लेके आते तो वो आपके असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करता। यूँ नहीं होता कि भैया तुम कल उसको रिपे नहीं कर पाए तो वो तुम्हारे असेट्स को बेच के अपने पैसे वसूल कर सकता है। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है बाकायदा, क्योंकि तुमने उससे ट्रेड क्रेडिट लिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे असेट्स बिक जाएंगे। वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कैसे क्या चीज़ चलेगी, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। इट सेज देयर कैन बी चांसेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग, कभी कभार हो सकता है ओवर ट्रेडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग, ऐसी शिकायत हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाए। फुलफिल्स ओनली लिमिटेड फाइनेंशियल नीड्स, सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो सकती, आपको पैसे की आवश्यकता है। तो ऐसे में सामने वाले ने तुम्हें सामान दे दिया, हाउ कम तुम सामान से कॉम्पनसेशन कर लोगे उस चीज़ का। कॉस्टली इन कंपैरिजन टू फ्यू ऑफ अदर सोर्सेज, ये पॉइंट तो सही है, ये पॉइंट आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ना इसका कोई सर पैर नहीं है पॉइंट का। अब देख रहे हैं इसने क्या लिखा है, कॉस्टली इन कंपैरिजन टू फ्यू अदर सोर्सेज। कौन से अदर सोर्सेज? दे डिडंट मेंशन, बस इनको एक लिमिटेशन में 3 पॉइंट चाहिए थे तो इन्होंने ऐड कर दिया। सो ये पॉइंट काइंड ऑफ आपके लिए एक अच्छा भी है, थोड़ा सा समझिएगा कैसे। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास पॉइंट्स की कमी हो जाती है पेपर में, हमें एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा होता, उस टाइम हम सोचते हैं यार क्या लिखे, तब ऐसे डिप्लोमेटिक पॉइंट्स ही हमें आगे लेके जाते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक पॉइंट है, यहाँ पे ये ना इसको गलत बोल सकते हैं, ना इसको प्रॉपर तरीके से सही बोल सकते हैं, लेकिन मार्क्स इसके जरूर मिलेंगे। कायदे से देखा जाए तो गलत तो ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बोला
कुछ और सोर्सेज ऐसे हैं जिनके कंपैरिजन में महंगा लगता है। कौन से सोर्स है वो तो नहीं स्टेट किया, अगर तुम वो स्टेट करते तो पता चलता तुम सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, लेकिन तुमने अदर सोर्सेज लिख दिया है, दैट मीन्स ओपन एंडेड है, तुम सोच लो तुम्हें जो सोचना है। और एग्जामिनर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो सही सोचेगा ना, तो बस मार्क्स मिल गए ना, अच्छा है ना। तो ऐसा थोड़ा डिप्लोमेसी भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको हर एक पॉइंट याद आ जाए, नॉट नेसेसरी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक क्रेडिट के बारे में। ट्रेड क्रेडिट के बारे में तो हमने बात कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक क्रेडिट। सी बैंक क्रेडिट क्या होता है, बैंक के द्वारा दिया गया लोन। जैसे आपको कभी पैसे की आवश्यकता होती है, आप किसको अप्रोच करते हो, बैंक को अप्रोच करते हो, पहले तो घर वालों को करते हो, घर वाले नहीं देते हैं तो जाके बैंक को अप्रोच करते हो, राइट। तो बैंक को अप्रोच किया है आपने लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन दे रहा है, तो ये कहलाया जाएगा बैंक क्रेडिट। इट सेज अ लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक टू बिजनेस फर्म इज नोन एज बैंक क्रेडिट। द बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज यूजुअली डिटरमिन्ड बाय करंट इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। भैया हमारे इकोनॉमी में ये रेट्स ना चेंज होते रहते हैं, इंटरेस्ट के, आरबीआई और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, फंक्शनिंग होती है, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि करंट में क्या रेट्स चलेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। कभी ये रेट्स बहुत हाई होते हैं, कभी ये रेट्स बहुत कम होते हैं, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। टू सिक्योर द लोन द बोरोवर मस्ट मॉर्गेज एसेट्स विद द बैंक। बैंक फ्री में आपको लोन नहीं दे देता है, बैंक के सामने आपको कोई ना कोई गारंटी, श्योरिटी या फिर कोई इंसान खड़ा करवाना पड़ता है जो आपकी वो ले कि भैया हाँ ये इंसान टाइमली तौर पे पे कर देगा। फॉर से आई हैव असेट्स, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी लोन लेने के लिए, मैं बैंक को वो असेट्स दे दूंगी, दे नहीं दूंगी मतलब उसके पेपर्स उनके यहाँ पे जमा करा दूंगी, सेइंग कि अगर कल मैं आपको पे नहीं कर पाती हूँ आपका लोन का अमाउंट, तो आप इन असेट्स को बेच के अपना पैसा ले लीजिएगा। बट वॉट इफ आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव असेट, आई डोंट हैव एनीथिंग, बट आई हैव अ फ्रेंड हु इज वेरी रिच, ठीक है। तो मैं उस बंदे को, मतलब उस बंदी को, जो भी है मेरा फ्रेंड, उसको मैं लेके जाऊंगी बैंक में, मैं बोलूंगी देखो उसको गिरवी नहीं रखवाना है, बट उसके नाम पे पैसे लेके आने हैं। वो बंदा क्या बोलेगा वहां जाके, वो बोलेगा कि कल अगर ये पे नहीं कर पाएगी तो मैं इसके बिहाफ पे पे कर दूंगा। और वो इंसान इतना बड़ा है कि बैंक में उसका नाम है, बैंक को उसकी पूरी श्योरिटी है कि भैया ये कहीं पैसे लेके नहीं भागेगा, ये पैसे देने की कैपेसिटी रखता है, तो बैंक मुझे लोन दे देगा उसके नाम पे। ये मेरा क्या बन जाएगा, गारंटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या तो मॉर्गेज करते हैं एसेट्स, या फिर आप किसी गारंटर को साथ लेके जाते हैं, उसके बेसिस पे यू गेट द लोन, ओके। सो असेट्स हो ना हो, लेकिन एक महंगा दोस्त जरूर होना चाहिए लाइफ में। एडवांटेजेस बोलते हैं, सीक्रेसी इज मेंटेन्ड एंड सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इज मेंटेन्ड। बैंक वाले सबको भोपू लगा के बताते नहीं कि भैया इसने लोन लिया, उसने लोन लिया, नहीं, यहाँ पे पूरी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। एक ट्रांजैक्शन है जो आपके और बैंक के बीच में हो रही है और बैंक किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। An easier source of finance as formalities of issuing the prospectus and underwriting is not required. जब बात करते हैं शेयर्स इशू करने की, जब बात करते हैं डिबेंचर्स इशू करने की, तो उन दोनों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा तामझाम होता है। उनके कंपैरिजन में बैंक लोन लेना बहुत ही सही रहता है, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है। आपको बैंक के पास जाना है, सही पेपर्स दिखाने हैं, फॉर्म फाइल करना है, एंड आपको लोन मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो ये काफी सहूलियत भरा काम होता है दूसरी चीजों के कंपैरिजन में। बैंक क्रेडिट गिव्स द बोरोवर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज द अमाउंट ऑफ द लोन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द बोरोवर्स बिजनेस डिमांड्स। ये बहुत हवा में लिखा हुआ पॉइंट, ऐसा हमेशा होता नहीं है। कभी कभार होता है कि आपने 10 लाख का बैंक से लोन लिया हुआ है, अब आपको 5 लाख का और बैंक लोन चाहिए। अगर आपकी बैंक के साथ रेपो अच्छी है तभी आपको 5 लाख का एक्स्ट्रा लोन मिलेगा। आप पुराने वाले के ही इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, महीने में 10 बार उन्हें तुम्हें फोन लगाना पड़ता है, तो कहां से बैंक तुम्हें एक्सपैंड करके देगा लोन का अमाउंट। तो हमेशा डिपेंड करेगा कि तुम्हारी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किस तरह से चल रही है। अगर तुम टाइमली तरीके से इंटरेस्ट पे करते रहते हो पुराने लोन का, तो तुम्हें नया एडिशनल लोन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तुम पुराने वाले में नाटक करते हो तो नया वाला बैंक तुम्हें देगा नहीं। भाई कोई भी इंसान गलती एक ही बार करता है ना, 2 बार तो नहीं करेगा। एक बार तो तुमने उनसे लोन ले लिया, एक बार उन्होंने गलती कर दी तुम जैसे इंसान को लोन देने में, लेकिन अब तुम रिपे कर नहीं रहे हो, उसके बाद अलग से मांग रहे हो, तो बैंक बोलेगा भैया इतने नासमझ हम भी नहीं है, हम भी बिजनेस करने के लिए बैठे हुए, समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हुए। और फिर ना
बैंक वालों की ना अलग ही फिलॉसफी होती है। जब बैंक में आप कुछ काम कराने जाते हो, कुछ बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो वो हमेशा ना ऐसे लोगों को आपके सामने करेंगे जो बड़े प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब बहुत तमीज में, अच्छे सोफिस्टिकेशन में। लेकिन वही जहां वसूली की बात आती है तो बैंक वाले ऐसे लोग रखते हैं ना जिनकी शक्ल देख के आप डर जाओगे। मतलब वो एक तो इतने गुस्से में आते हैं और इतना गुस्सा दिखाते हैं। मैं ऐसे कैसे बता रही हूँ कि वन ऑफ माई कजन इज इनटू दिस जॉब। उसको वसूली वाला काम, मतलब इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड हिज जॉब तो उसने वसूली वाला काम ही स्टार्ट किया था। तो मुझे पता है वो अपने एक्सपीरियंसेस जब मुझसे शेयर करता था कि ऐसा होता है, कई बार ट्रैक्टर खरीद लेते हैं किसान वगैरह, उनसे ट्रैक्टर जब्त करके आना पड़ता है अगर वो पैसे नहीं देते। कई बार घर खाली करवाना पड़ता है, कभी बार कुछ होता है, कभी बार कुछ होता है। तो जब वो बताता है, प्लस उसने जो एक टीम बनाई हुई है उनकी शक्लें दिखाते हैं, तो समझ में आता है भैया कैसा लगता होगा उसके कस्टमर्स को। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई काम करवाना है, कोई काम निकलवाना है, तब बहुत स्वीटनेस रहती है, लेकिन जब पैसे वापस निकलवाने होते हैं तो वो लोग भी थोड़ा गुंडे टाइप्स लोग ही रखते हैं कि भैया जिससे इंसान डर जाए और पैसे टाइमली दे दे, विच इज काइंड ऑफ सही ऑल्सो। नॉर्मल इंसान प्यार से तुम्हें बोलेगा अरे बैंक के पैसे वापस कर दो, तुम उसे सीरियसली लोगे नहीं। कोई गुस्से में आके बोलेगा तभी तो तुम उसे सीरियसली लोगे। चलो, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बोलता है जनरली द फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड रिन्यूअल बिकम्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस एंड इज अनसर्टेन। ये बोलता है शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है जनरली, ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं मिलता है। प्लस रिन्यूअल भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है टाइम से। तुमने इंटरेस्ट देने में नाटक किया है, वो रिन्यू करेगा तुम्हारा? नहीं करेगा। वो तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट देगा? नहीं देगा। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। यू कांट प्रिडिक्ट कि नहीं मुझे तो मिल ही जाएगा, बैंक वालों से मेरी रिश्तेदारी हो गई, ऐसा नहीं होता। द कंपनी में हैव टू कीप असेट्स एज सिक्योरिटी। आपको कंपनी के असेट सिक्योरिटी के रूप में रखने पड़ता है तभी बैंक लोन देता है, विच इज अ डिसएडवांटेज। मतलब अगर कल तुम रिपे नहीं कर पाए तो तुम्हारे असेट्स भी चले जाएंगे साथ में। Sometimes the terms and condition imposed by the bank are quite difficult. कभी कभी बैंक वाले बहुत मुश्किल वाली टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। कभी कभार तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ से एक बंदा तुम्हारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा। बताओ जरा, कोई बात हुई? मतलब अब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डे टू डे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। Bank's terms are frequently highly restrictive. For example, a bank that has provided a loan may limit the borrower's ability to sell commodities mortgaged to it. अब भाई जो तुमने कमोडिटीज मॉर्टगेज की हुई है, मतलब बैंक के पास श्योरिटी के रूप में रखवाई हुई हैं, तुम उन्हें बेचना चाहोगे तो बैंक तो बीच में नाम वो करेगा ही ना कि इनको तुम बेच नहीं सकते। तो कभी कभार बैंक की जो पॉलिसीज होती है, जो बैंक के टर्म्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, जो आपको नॉर्मल बिजनेस ही नहीं करने देते। तो समझो आपने बैंक मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लिया था, बट वही पैसा की वजह से आज आप बिजनेस ही खुल के नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग बैंक क्रेडिट। चलिए, आपने देखा अब जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे तो एक स्लाइड या फिर हद से हद 2 स्लाइड इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात आई है तो 1 स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, कितना कंटेंट लिखा है। तो लॉन्ग आंसर टाइप में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है। समटाइम्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं। एक बार मेरा एक पेपर था, आई डोंट रिमेंबर कौन से वाला था, उसमें 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता था। तो इसे भर भर के लिखना पड़ता था। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और टोटल हमारा 8th वाला क्वेश्चन चल रहा है। इट सेज डिस्कस द सोर्सेज फ्रॉम विच अ लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कैन रेज कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। आपको एक लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बताना है जिनसे वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वो मॉडर्नाइजेशन कर सके और एक्सपेंशन कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। सो अलग अलग सोर्सेज के बारे में यू हैव टू टेल देम। कौन से वाले सोर्सेज बताओगे? लार्ज वो है, मतलब रिक्वायरमेंट लार्ज होगी, लॉन्ग टर्म भी होगी, बताइए। चलिए तो सोर्सेज देखे हम। फर्स्ट है हमारा सोर्स इक्विटी शेयर्स। ये मोस्ट फेवरेट होता है सबका, मतलब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई और इक्विटी शेयर्स का नाम आ गया। क्या है ये? शेयर कैपिटल का हिस्सा जिसे हम छोटे पार्ट्स में बाइफिकेट करते हैं उसे हम शेयर्स बोलते हैं। और शेयर्स जब हम इंडिविजुअल लोगों को देते हैं, उनसे जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स से आया हुआ पैसा या इक्विटी कैपिटल।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसे रेस कर सकते हैं। बस ये होता है कि जिस भी इंसान को हम इक्विटी दे रहे होते हैं वो अब हमारे लिए बिजनेस का ऑनर बन गया है, मालिक बन गया है, जिसको वोटिंग राइट मिलेंगी, जो बिजनेस के डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकता है, जो बिजनेस चलाने में मदद कर सकता है। वो ना सिर्फ पैसा देता है बल्कि अपना अधिकार भी एस्टेब्लिश करता है। सो इफ अ बिजनेस इज रेडी फॉर सच थिंग्स तो वो इक्विटी से पैसा अरेंज कर सकती है। फायदे इसके ये होता है कि कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती इनकी, मतलब आपको कोई भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आ रही कि इनको पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि भैया इनकी पेमेंट भी लास्ट में होती है। अगर मान लीजिए बिजनेस बंद हो रहा है तो उस टाइम पे पेमेंट देने की जब बारी आती है तो सबसे पहले बार वालों को पे करते हैं, फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, फिर अगर बचता है तो इक्विटी वालों को पे करो और नहीं बचता तो भूल जाओ इनको। ऐसा रहता है इनका सिस्टम। तो ये सरदर्दी नहीं देते, बस ऑनरशिप ले लेते हैं। ठीक है, सो these shares represent a company's ownership capital. They are known as equity shareholders. जो इंसान इक्विटी होल्ड करता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और इनको पेमेंट नहीं देनी पड़ती, इनको पेमेंट सबसे लास्ट में देनी पड़ती है जब एक्सटर्नल सारे डेट्स को आप क्लियर कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आप पे कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्विटी वाला। मैं जनरली आपको ये वाला स्टफ नहीं एज इट इज पढ़ के बताती, कभी कभी बताती हूँ, जनरली नहीं बताती। रीजन उसका ये है कि मैं चाहती हूँ आप लोग अपना खुद का कंटेंट लिखें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, कीवर्ड्स बता दिए, कौन कौन से पॉइंट्स बता दिए, कौन कौन से आपके आंसर में होने चाहिए, बस उसके बाद खुद का आंसर लिखो ना। तुम्हें क्यों कॉपी करना है किसी और का आंसर? और मैं नहीं बोलूंगी कि ये आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, मैं इसमें भी बहुत सारे एडिशन करवा रही हूं आपको। तो आई वांट आप परफेक्ट आंसर्स लिखें। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? लोन को टुकड़ों में जब बांटते हैं तो उसे हम डिबेंचर्स का नाम दे देते हैं। लोन जनरली तो हम बैंक से लेते हैं या दोस्तों से, मनी लेंडर, इन सब से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिबेंचर्स में बांट के कुछ लोगों को डिबेंचर्स बांट देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। और ये बिल्कुल लोन की तरह ही चलता है कि उनको फिक्स्ड रूप में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो हमेशा मतलब जब भी आपने जो भी टाइम डिसाइड किया हुआ, फॉर से 3 महीने के बाद उनको इंटरेस्ट मिलना है तो 3 महीने बाद वो आपके दरबार पे आके खड़े हो जाएंगे, भैया हमारा इंटरेस्ट लाओ, और तुम्हें उनको देना ही पड़ेगा, नो मैटर तुम्हें प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ हो। तो डिबेंचर्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की तरह आते हैं। ये काइंड ऑफ एक लोन होता है जिससे क्रेडिटर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को तो हल्का सा थोड़ा सा डाउन करते हुए जाते हैं विद एवरी न्यू डिबेंचर्स इशूड बाय योर कंपनी। ओके, रिपेमेंट की बात होती है तो इनको पहले रिपेमेंट देनी पड़ती है। रीजन बीइंग ये बाहर वाले हैं, क्रेडिटर्स हैं। पहले आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ करोगे, उसके बाद बचेगा तो मालिक वालों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में तो इनको बहुत पहले ही पेमेंट देनी पड़ती है। इनके जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है जो हम डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं इंटरेस्ट के नाम पे, वो इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टेबल होता है। मतलब आपको एक बेनिफिट भी मिलता है डिबेंचर्स इशू करने में कि आपको टैक्स का अमाउंट थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है पूरी, वो मैंने बहुत बार आपको समझाई हुई है, वन शॉट में भी समझाई थी, नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। चलिए प्रेफरेंस शेयर्स, अब नाम से समझ में आ रहा है कि एक प्रिविलेज अटैच्ड होगा इसके साथ। क्या प्रिविलेज अटैच्ड होता है कि इक्विटी वालों से इनको पहले रखा जाता है। चाहे डिविडेंड पे करने की बात आए, चाहे डिसोल्यूशन की बात आए, रिपेमेंट की बात आए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में मार्जिन लेने की बात आए, सब में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है। इनको हमेशा डिविडेंड इक्विटी वालों से ऊपर रखा जाता है। देन है बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन। हम अगर चाहें, हमारे पास अगर सिक्योरिटी है बैंक में, हमारे अच्छी गुडविल है, तो हमें बैंक से भी लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। वो भी एक अच्छा सोर्स होता है अपने आप के बिजनेस में फंड करने के लिए। बट एक चीज उसमें भी है कि आपको इंटरेस्ट रेगुलर वे में पे करना पड़ेगा। बैंक एट टाइम्स टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और एट द सेम टाइम फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आप अपने सर पे लेके बैठे हुए, अपने असेट्स पे आपने चार्ज क्रिएट करवा दिया है, बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पूरा करेंगे। ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब ओवर द टाइम आपने जो पैसा सेव किया है। कई बार क्या होता है कि भैया हमारे को प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन हम इक्विटी वालों को पे नहीं करना चाहते, हमने प्रेफरेंस वालों को पे कर दिया क्योंकि वो तो ऑब्लिगेशन है। इक्विटी वालों को हम सोच रहे हैं बाद में पे कर देंगे, अभी इतना भी नहीं हुआ कि उनको पे कर दें, तो उस पैसे को हम रख लेते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये बेसिकली कीवर्ड है आपका कि जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो प्रॉफिट जो है उसे हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, जिनको हमने बिजनेस में सेव करके रखा है ताकि हमारी फ्यूचर नीड्स पूरी हो सके।
ठीक है। इसको जनरली मतलब जो लॉ है वो एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि आपको इतना परसेंटेज रिटेन्ड अर्निंग में रखना पड़ेगा बिफोर पेइंग योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट वो सारी बड़ी क्लासेस की बातें मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 अलग अलग सोर्सेज हो गए, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, 2-3 चीजें बता देती हूँ यहाँ पे। प्रेजेंटेशन स्किल्स, देखिए कोशिश करते अगर आप इस आंसर को ऐसे लिखने की, कैसे मतलब आपसे सोर्सेज पूछे हुए हैं, उन्होंने इंडिविजुअली हर सोर्स का नाम तो नहीं बताया, इंडिविजुअली तो आप डिसाइड करेंगे आपको किस किस का नाम लिखना है। तो अगर आप फ्लो चार्ट बनाते, ऐसे लिखते इक्विटी, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप ऐसे लिखने था बहुत खूबसूरत लगता। और उसके बाद जैसे ही फ्लो चार्ट बनाया उसके बाद आपने इक्विटी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी आप देखिए हाईलाइट हुआ है इक्विटी। आपके पास ऑब्वियसली पेपर में हाईलाइटर नहीं होगा, बट यू मस्ट बी हैविंग अ ब्लैक पेन विद यू। तो इक्विटी शेयर्स को आप ब्लैक पेन से लिख के और पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख दीजिएगा। अगर ब्लैक पेन नहीं यूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारा एग्जामिनर होता है ना वो एट टाइम्स रूल चेंज कर देता है और बोलता है ब्लैक पेन भी यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लू यूज करो। तो ऐसे में अगर आपको सारी चीजें ब्लू से लिखनी है तो जो भी आपने पॉइंट लिखा है उसको फिर आप अंडरलाइन कर देना। मतलब किसी भी तरीके से हमें इस वर्ड पे सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट करना है, चाहे वो कलर चेंज करके कर दो, चाहे वो अंडरलाइन करके कर दो। और दूसरी चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको लगता है कीवर्ड है तो उसे भी आप साथ ही साथ अंडरलाइन करते हुए चलो। और वैसे तो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर बोलूं तो आप प्रेफर कीजिएगा ऐसे लिखना। फर्स्ट से आप इक्विटी के बारे में लिख रहे हैं, आपने यहां इक्विटी लिखा, ठीक है। यहां एक्सप्लेनेशन लिखिएगा पूरी, ये वाली साइड हल्की सी ब्लैंक रहने देना, ये और खूबसूरत लगता है। बट अगर आपको पेपर में बोला गया है कि आपको इस शीट के अलावा और शीट नहीं मिलेंगे, तब ये काम मत करना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा पेज खर्च हो जाए और फिर लास्ट में तुम्हें पेपर मतलब आंसर लिखना हो, तुम्हारे पास पेपर ना बचे। वैसे तो जनरली देयर इज अ प्रोविजन कि वो आपको एक्स्ट्रा शीट देते हैं, बट अब काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई है। मैंने कई बार एग्जाम में बच्चों को बोलते हुए सुना है कि एक्स्ट्रा शीट का वहाँ पे प्रोविजन ही नहीं था, उन्होंने बोला इसी में लिखना है जो लिखना है, तो फिर वहाँ पे पेपर आप बचाते हुए चलना। लेकिन अगर शीट्स अनलिमिटेड हैं तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपका आंसर दिखने में। देखिए वैसे तो दिखावना मतलब दिखावटपन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू कि आपको एवरेज स्टूडेंट बन के रहना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना है, तो ये चीज़ मैटर करती है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऐसे आपके साथ बहुत होंगे जो पेपर लिख रहे होंगे, लेकिन आपका पेपर उनसे किस तरह से डिफरेंट होगा, कैसे आप वो एक्स फैक्टर इंक्लूड करेंगे अपने पेपर में, इन्हीं सब पॉइंट से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है व्हाट एडवांटेजेस डज द इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइड ओवर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स को इशू करने से क्या फायदे मिलते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी इशू करने से। मतलब एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन छिपा हुआ है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के एडवांटेजेस नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आपसे डिबेंचर्स के एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं और अंडर से एक क्वेश्चन आ रहा है इक्विटी के कंपैरिजन में। आपको सिर्फ डिबेंचर्स के एडवांटेजेस नहीं लिखने, आपको ये लिखना है कि इक्विटी के कंपैरिजन में किस तरह से डिबेंचर ज्यादा खिल के आता है। तो 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक दूसरे के नीचे छुपा हुआ है। तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप एक एडवांटेज लिख रहे हैं डिबेंचर का, तो उसी में आप आगे की लास्ट की लाइंस ये लिखेंगे कि किस तरह से यू फील ये एडवांटेज इक्विटी में नहीं है और सिर्फ डिबेंचर में है। तो ये लाइन आपके उसमें होनी चाहिए। अगेन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस लिख जाते तो आप कुछ भी रैंडम एडवांटेज लिख जाते हैं, बट इक्विटी से वो क्या मैच करते हैं, इक्विटी से वो किस तरह से बेटर है, वो भी तो दिखाना जरूरी है ना। तो दोनों चीजें ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर पे। इट सेज डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म। अच्छा,
अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें तो हर चीज हम भर भर के लिखते हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है डिबेंचर्स को एक्सप्लेन करने से कि भैया आपने पूछा एडवांटेजेस के बारे में, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म आंसर वो है, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, तो बेसिकली मैं कहाँ से आंसर करूंगा, मैं डिबेंचर्स को एक्सप्लेन करने से आंसर करूंगा, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि डिबेंचर्स होते क्या है, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस में आएंगे जो कि कंपेयर्ड होंगे किससे, इक्विटी शेयर से। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोन की तरह होते हैं, और ये बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं, प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, स्टिपुलेटेड टाइम होता है पे बैक का, रिडीमेबल होते हैं, किसी भी नेचर के हो सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कैसे भी हो सकते हैं, तो वो सारे लाइंस आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एडवांटेजेस की बात आती है, तो फर्स्ट है फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये बोलते हैं, अच्छा ये एडवांटेज किसके पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से एडवांटेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी को अपने हैंड से फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है किसी को, क्या ये कंपनी के लिए एडवांटेज है? ऑब्वियसली नहीं है, ये डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। लेकिन उसके बारे में सोचिए, इन्वेस्टर के बारे में सोचिए, जिसने पैसा लगाया है उसको फिक्स्ड रेट में पैसा मिल रहा है, दैट्स एन एडवांटेज फॉर हिम, राइट? सो बेसिकली बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है डिबेंचर्स में, तो उसको एक फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, कि भैया तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट्स इट। ऐसे मानिए मैंने किसी को लोन दिया है, वो इंसान कर्जे में डूबा जा रहा है, उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, बेचारा मर मर के जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ भैया मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट महीने के एंड में मेरे घर पे मिल जाना चाहिए। यही सिस्टम रहता है डिबेंचर्स का। तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज़ है ऐसे कि उनका पैसा डूबता नहीं है, उसको उनके पैसे के कंपैरिजन में पैसे के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। Debentures have a set interest rate. This means that regardless profit, the company is only required to pay predetermined interest. अच्छा, ओके, एक तो मैंने बता दिया इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये कैसे प्लस पॉइंट हो गया। अब ये कंपनी से के पर्सपेक्टिव से कैसे प्लस पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ पे इस तरह से भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ये बोल रहे हैं नो मैटर कंपनी कितने पैसे छाप रही है, मतलब कंपनी को करोड़ों में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना पड़ेगा, जितना पहले से तय किया गया है। ये कंपनी के लिए एडवांटेज हो गया। पहले मैंने आपको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एडवांटेज बता दिया, आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये कैसे वो है, ऐसे है कि भैया प्रॉफिट कितना भी कमा ले लेकिन हिस्सा कितना देना पड़ता है, जितना पहले से डिसाइडेड है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक पॉइंट बोल रही हूं मैं यहाँ पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट अपने आप में एक डिसएडवांटेज भी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि कंपनी को पैसा देना पड़ता है नो मैटर वो कमा रही है कि नहीं कमा रही है, और ये एडवांटेज भी है। अगेन कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी एडवांटेज है और इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी। थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है लोगों को, पहली बात तो ये अपने आप में एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कैसे है कि नहीं प्रॉफिट कमा रही है तब भी पे करना पड़ रहा है। एडवांटेज है तो किस किस के लिए एडवांटेज है, कंपनी के लिए भी एडवांटेज है और इन्वेस्टर के लिए भी है। इन्वेस्टर के लिए कैसे कि भैया उसका पैसा उसको गारंटीड रिटर्न्स ला के दे रहा है, और कंपनी के लिए इसलिए है कि कंपनी कितना मर्जी कमाए लेकिन उसको पे सिर्फ उतना करना पड़ता है जितना पहले से डिसाइडेड है। सो एक ही पॉइंट को ना सिर्फ आप डिसएडवांटेज में लिख रहे हो बल्कि एडवांटेज में भी लिख रहे हो, और एडवांटेज में भी दोनों पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो। सो इस पॉइंट को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, और मैंने बहुत बार बताया बिजनेस स्टडीज में ऐसा होता है, एक पॉइंट वही एडवांटेज में भी लिखा जाता है, वही डिसएडवांटेज में भी लिखा जाता है, और वो फीचर्स में भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट उस पे पॉइंट पे, दैट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। मैंने आपको बताया है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कंपनी एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट करती है,
और एक्सपेंसेस हम किस में से माइनस करते हैं, हम हमारी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, और जो भी अमाउंट आता है नेट प्रॉफिट का उस पे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर इनकम में से हम डिबेंचर का इंटरेस्ट भी माइनस करना शुरू कर देंगे एज एन एक्सपेंडिचर, तो मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा तो हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। सो आपको टैक्स डिडक्टिबिलिटी का भी फायदा मिल जाता है। नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, जैसे इक्विटी में होता है। अच्छा, इक्विटी से कंपैरिजन तो किया ही नहीं, इक्विटी में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता, डिविडेंड जो पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया जाता, उसे प्रॉफिट का हिस्सा ही ट्रीट किया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट उस पर टैक्स लगता है। जब बात करते हैं डायल्यूशन की, तो इक्विटी वालों को तो हमें ऑनरशिप देनी पड़ती है, तो कंट्रोल पूरा क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ऐसे मानिए दो लोगों ने कंपनी खोली थी, लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत होते जा रहे हैं तो कंट्रोल बहुत हाथों में फैलता जा रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर होल्डर्स आपका कंट्रोल नहीं लेते हैं, तो उसमें कंट्रोल लिमिटेड हाथों में ही रहता है, ज्यादा फैलता नहीं है इधर उधर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे 10वें क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स एज मेथड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आपको दो चीजें पूछी गई हैं, पहली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आपको दोनों बतानी है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स की भी बतानी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की भी बतानी है। तो दो चीजों की, दो प्रॉफिट दो नेगेटिव, मतलब डीमेरिट्स, दोनों सारा बताना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करें इसका आंसर। पब्लिक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम नॉर्मल जनता से पैसे इकट्ठे करने लग जाएं, डिपॉजिट लेने लग जाएं, उसे हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये बिल्कुल बैंक की तरह वर्क करता है। जैसे बैंक में कोई भी इंसान अपने डिपॉजिट, अपनी पूंजी रखवाने जाता है और बैंक बदले में उसे इंटरेस्ट देती है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलती है, बस बैंक को रिप्लेस कर देती है कौन, कोई कंपनी। सो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने ऑफर दिया है लोगों को कि पब्लिक डिपॉजिट्स करते हैं, और उसमें मैंने अलग अलग लोगों को बोला है कि भैया चलो तुम पैसे लगाओ, मतलब डिपॉजिट्स मेरे यहाँ पे क्रिएट करके जाओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो ये हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। ये मास वर्क पे वर्क करता है, मतलब जनता, नॉर्मल जनता को आप पकड़ रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक को आप पकड़ रहे हैं। Organizations raise public deposits from the general public to fund their short-term and medium-term financial needs. The interest rate on these deposits is usually higher than interest rate on bank deposits. इसके जो interest rate रहते हैं वो generally higher रहते हैं बैंक के comparison में। अब एक बात सोच के देखना, normally कोई इंसान डिपॉजिट करवाने के लिए कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। पब्लिक डिपॉजिट में वही इंसान किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है। नॉर्मल डिपॉजिट्स में कोई भी इंसान किसके पास जाता है, बैंक के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी इंसान किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा पब्लिक डिपॉजिट में। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ज्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा लगता है, एक इंसान की इन्वेस्टमेंट किसके पास ज्यादा सेफ है, एक बैंक के पास या कंपनी के पास? सोच के देखो। बैंक वालों के यहाँ पे प्रोविजन होता है कि अगर कभी बैंक डूबता भी है ना, तो आरबीआई गारंटी लेती है चीज की कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो रिपेमेंट मिलेगी लोगों को। सो बैंक के पास आपका पैसा ज्यादा सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटेड भी रहते हैं, क्योंकि आरबीआई इसका रेगुलेशन भी करती है ना। तो ऐसे में बैंक के पास पैसा रखवाना किसी भी इंसान के लिए सेफर ऑप्शन होगा। अब वो पूछ सकते हैं ना कि भैया कंपनी वाले, मैं तुम्हारे यहाँ पैसा क्यों रखवाऊं, जब मेरा पैसा ज्यादा सेफ होगा बैंक के पास, मैं तुम्हारे यहाँ पे क्यों रखवाऊं, बताओ मुझे जरा। तो उसको रिप्लाई में कंपनी बोलती है मैं तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा दूंगी, इसलिए तो मेरे यहाँ पे पैसा रखवाओ। अब मुनाफा दिखेगा तो इंसान रिस्क भी लेगा ना। मुनाफा नहीं दिख रहा था एक्स्ट्रा, अगर सेम इंटरेस्ट मिल रहा होता तो फिर रिस्क क्यों लेना है? समझ रहे हो बात को? हम एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास आपको रिस्क लेके जाना पड़ रहा है, बट आपको रिटर्न में अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो इसलिए बैंक को छोड़ के बाकी लोग
पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए आते हैं, रीजन बीइंग यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा होता है बैंक के कंपैरिजन में। इफ अ पर्सन विशेस टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस बाय मेकिंग अ डिपॉजिट, ही और शी मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट अ रिक्वायर्ड फॉर्म टुगेदर विद द डिपॉजिट, द ऑर्गेनाइजेशन इशूज अ डिपॉजिट रिसिप्ट। ओके, बिल्कुल बैंक की तरह वर्क करता है, ये पैसे जाके देता है इंसान, फॉर्म वॉर्म फाइल करता है, उसको रिटर्न में एक रिसिप्ट मिल जाती है कि तुम्हारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तुम्हारे नाम का एक पब्लिक डिपॉजिट क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस तरह से चीजें चलती हैं। चलिए मेरिट्स की बात करें तो ये बोलते हैं नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस, लो कॉस्ट। देखो डाइल्यूशन कैसे नहीं होता, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट वालों को हम ऑनरशिप नहीं देते, हम सिर्फ इक्विटी वालों को ऑनरशिप देते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे कंट्रोल तो डाइल्यूट हुआ ही नहीं, गया ही नहीं किसी और के पास। आपने सिर्फ लोगों से पैसे लिए हैं, साथ में एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अपने सर पे ले लिए, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिया, उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिली है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट डाइल्यूशन नहीं होगा कंट्रोल का। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब होता है फैलना, अलग अलग हाथों में फैलना। तो कंट्रोल किसी भी हाथ में नहीं फैल रहा है। फिर है मिनिमम restrictions. Accepting public deposits as a means of raising funds is straightforward process with minimum restrictions. Accepting public deposits as a means of raising fund is a straightforward process with minimal restrictions. मतलब बैंक से लोन लेने जाओगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देंगे, और कुछ करने जाओगे वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपकी सरदर्दी नहीं बढ़ती है, तो ये भी काइंड ऑफ एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो भी मेरिट्स डीमेरिट्स आप लिखोगे ना, तो कोशिश करना किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन कर दो, मतलब कंपेयर करके बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। Low cost. The cost of raising funds through public deposits is generally lower than the cost of borrowing money from commercial bank. ये बोलते हैं पैसे रेज करने में भी तो पैसे लगते हैं ना, जैसे इक्विटी की बात कर लो, कितना फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाता है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत कम पैसा लगता है पब्लिक डिपॉजिट्स मंगवाने में, तो इनिशियल इशुएंस कॉस्ट जो होती है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं हम उसे, वो कम लगती है। दैट्स अनदर प्रॉफिट, दैट्स अनदर मेरिट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, लेट मी टेल यू, वन शॉर्ट रिविजन करवाई थी मैंने, उसमें मैंने कुछ और एडिशनल पॉइंट्स इस्तेमाल किए थे मेरिट्स में, तो अगर आप चाहें तो दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। आपने जितने भी पॉइंट्स अलग अलग जगह से पढ़े, क्योंकि मैंने देखा है जनरली एनसीईआरटी में अलग पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स में 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, ऑनलाइन एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, तो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, बढ़िया वाले पॉइंट्स लगते हैं, उन सबको मर्ज कर लो और उसके बाद अपना आंसर बनाना बढ़िया सा, ठीक है। चलो डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। Okay, so demerits में first है restricted financing. The quantity of money that may be raised from public deposit is restricted because it is dependent on the availability of the capital and people's desire to invest in the company in question. देखिए, ये कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि भैया आपको गारंटेड पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लीजिए आपकी नई कंपनी है, आपको कौन पब्लिक डिपॉजिट देगा? भाई ट्रस्ट वाली बात भी होती है ना, कोई भी इंसान अगर आपका पैसा, अपना पैसा अपने पास रखवाता है, जनरली आई हैव सीन एक्स्ट्रा पैसा उन्हीं के पास होता है जिनको पैसे से प्यार बड़ा होता है। तो ऐसे लोग ऐसे ही रैंडमली किसी को तो अपना पैसा नहीं दे देते, वो सोच समझ के पैसा देते हैं। तो जब कोई इंसान सोच समझ के पैसा देता है, ऐसे सिनेरियो में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया वो किसी भी कंपनी में एवे इन्वेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा गुडविल चेक करेगा, बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, क्या करती है, किस तरह से वर्क करती है, प्रॉफिट कमा भी लेते हैं कि नहीं कमा लेते, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद वो अपने पैसे आपके यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो यू कांट टेक गारंटी कि हाँ आपको पैसे मिल ही जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एग्जिस्टेंस में आती है, बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, कोई लेने ही नहीं आता, नहीं है, नहीं ट्रस्ट करते लोग, गुडविल नहीं है उतनी, तो बहुत ही अनसर्टेन है, काइंड ऑफ कांट रिलाई कंप्लीटली कि हाँ हमें मिल ही जाएगा अगर हम इशू कर रहे हैं तो। सेकेंड है नॉट सुटेबल फॉर न्यू फॉर्म्स। अगेन ऊपर वाला पॉइंट ही आ गया यहाँ पे घुमा फिरा के कि नई फॉर्म्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात बोले तो नई फॉर्म्स के लिए एक सही ऑप्शन नहीं है। अगेन रीजन सेम है, कोई भी नई फॉर्म होगी उस पर कैसे ट्रस्ट करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ आपको, थोड़े टाइम पहले ना एफडी के रेट्स बहुत बेकार हो गए थे, मतलब थोड़े टाइम पहले से, पहले तो एफडी के रेट्स बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले एफडी के रेट्स बहुत चेंज हुए, फ्लक्चुएशन आई, काफी ड्रॉप डाउन देखा उसमें। उस टाइम पे ना, मतलब वहां पे जनरली आप देखो, मैं अगर अपने बैंक का बताऊं, मेरा बैंक वाज ऑफरिंग 5% मैक्स टू मैक्स एफडी का इंटरेस्ट, और बहुत सालों के लिए कराते तो 5.75 मैक्स जा रहा था उनका, 6 भी नहीं कवर कर रहे थे वो। उस टाइम पे एक नया बैंक आया और उसने 9% का वादा किया।
आई लिव इन भोपाल, सबको पता है। तो मैं एमपी नगर गई थी। भोपाल में एक जगह है एमपी नगर, कमर्शियल हब माना जाता है। तो वहां पे ना एक बड़ा सा पैम्पलेट लगा हुआ था उसका कि ये बैंक दे रहा है एफडी पे 9% इंटरेस्ट। और जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ ना, बड़ा वो हो जाती हूँ, मतलब 9% इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा बैंक तो इतना कम दे रहा है, ऐसा हो जाता है मेरे को। तो आई वाज सिटिंग विद माय ब्रदर इन द कार एंड आई टोल्ड हिम कि अरे देखो देखो, ये 9% दे रहा है, तो शुड वी इन्वेस्ट यू? तो माई ब्रदर वॉज लाइक, तूने इस बैंक का कभी नाम सुना है, तू मुझे बता। आई वॉज लाइक नहीं। तो ही वॉज लाइक, हाउ कैन यू ट्रस्ट कि ये बैंक तेरा पैसा लेके भागेगा नहीं, बता। मतलब बाकी जो बैंक्स हैं जो रिकग्नाइज हैं, बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी भी इतना ज्यादा पुराना नहीं है, बट ठीक है, व्हाटएवर। मतलब ये जितने भी बैंक्स हैं बहुत टाइम से हमारी इकोनॉमी में है हमारी। और ये बैंक जब धोखाधड़ी कर देते हैं, पीएनबी में कितना लॉस हुआ था कुछ लोगों का, राइट? तो मतलब इतने पुराने बैंक होने के बावजूद अगर वो लोगों का पैसा खा जाते हैं, हाउ कैन यू ट्रस्ट अ नया नवेला बैंक जो अब भी एग्जिस्टेंस में आया है? वो बोले तो अपनी हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगाएगी 9% इंटरेस्ट के चक्कर में, व्हाट इफ ये कल भाग गया, किसको पकड़ेगी? तो एक पॉइंट तो आप सही बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं फिर जहां पे है ना तेरा पैसा वही रहने दे, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज कंपनीज के साथ भी होती है। ये तो बैंक था, बैंक तो पता नहीं कितनी रेगुलेशन पूरी करने के बाद बैंक बनता है। बट आप सोचो कंपनीज, कोई भी ऐरा गैरा इंसान कंपनी खोल लेता है, बस एक फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करनी है, आरओसी के पास जाके फॉर्म्स ही तो फाइल करने हैं, कंपनी बन जाएगी आपकी। थोड़ा सा पैसा ही तो बोल नहीं सकती, समझ जाओ। तो बस यही चीज हो जाती है कि जब कंपनी खोलने किसी भी रैंडम इंसान का इजी काम हो सकता है, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान पे कि आपका पैसा लेके कल भगेगा नहीं? व्हाट इफ वो अक्षय कुमार वाला वो 21 दिन में पैसे डबल वाला प्लान वाला सिस्टम निकला तो क्या करोगे फिर? किसको पकड़ोगे तुम? तो इसलिए नई कंपनीज को ज्यादा कोई ट्रस्ट नहीं करता है, जिसके कारण वो इतना ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट नहीं वो करवा पाते। एक चीज और बोलूंगी, बाय नई कंपनी आई डू नॉट मीन ऐसी कंपनीज जिनका ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है। लाइक रिलायंस ऑलरेडी एक ब्रांड बना के बैठा हुआ है, अगर वो अब अपनी नई कंपनी खोलता है और वहां पे वो पब्लिक डिपॉजिट मंगवाते तो लोग भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि उनका पहले से गुडविल बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है, लॉयल्टी है, उन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट किया है। तो वहां पे वो चीजें नहीं मैटर करेंगी। लेकिन कोई अगर नया आ रहा है, बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू आ रहा है, उसको मैटर करेगा, उसको पब्लिक डिपॉजिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी बात पे चलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स पे। रिटेन्ड अर्निंग्स ही पूछा था कि कुछ और पूछा था? नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स ही था। ओके, नाउ व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? हम सबको पता है, वो पैसा जो हम बिजनेस से कमाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और किसी को, और अपने पास रख लेते हैं। मतलब गुल्लक में डाला हुआ पैसा। मैं हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स को गुल्लक वाला पैसा बोलती हूँ, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपने कहीं और खर्च नहीं किया और आपने सेव करके रख लिया इस सोच के साथ कि कल शायद मुझे ये इस्तेमाल हो, कल शायद मुझे इसकी जरूरत पड़े। Before issuing dividends to shareholders, companies normally keep a portion of their income that is called retained earning. ये undistributed profit होता है जो बिजनेस फ्यूचर यूजेज के लिए अपने पास रखती है। कई बार वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देती भी नहीं है, ये सोच के कि यार रिटेन कर लेते हैं, आगे चल के काम आएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको पता है जितना बिजनेस ग्रो करेगा उतनी उनकी कैपिटल बढ़ेगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके मेरिट्स हैं, नो इनिशियल फीस, कोई फीस नहीं है, खुद का पैसा खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फीस लगेगी। पॉजिटिव शेयर प्राइस, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैन कॉज द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू राइज। अगर आपकी रिटेन्ड अर्निंग बहुत ज्यादा है तो मैंने आपको बताया ना कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस, मतलब लोगों की कैपिटल इंक्रीज होती है। एक्चुअली ना ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है, लेकिन वो पूरा समझाना पड़ेगा, बहुत तामझाम वाली चीज है, बट मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, loss absorption, because these are surplus profits retained in the business, they are so severe to mitigate the impact of unanticipated. Okay, ये बोल रहे हैं वो पैसा है जो प्रॉफिट का हिस्सा आपके पास बचा हुआ रखा था, मतलब ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने संभाल के रखा था। खुदा ना खास्ता आपके यहाँ पे कोई तकलीफ पड़ती है, कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए भी ये प्रॉफिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब ऐसे मानिए कि आपके पास पुराना खजाना पड़ा हुआ था, आज आपके ऊपर विपदा आई है, उस खजाने को आप इस्तेमाल कर रहे हो उस विपदा से बाहर निकलने के लिए, तो आपका लॉस मिटिगेशन भी हो जाता है। लॉस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब करना। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाली टर्म्स ना टैक्स में आती हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने कैसे लिख दी, बट ठीक है, बात समझ गए ना तुम। डीमेरिट्स में ये बोलते हैं अनरिलायबल। भाई जरूरी तो नहीं है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हो, जरूरी तो नहीं है आपकी गुल्लक हमेशा भरी हुई पड़ी हो। मान लो आप सोच रहे थे गुल्लक में पता नहीं कितने पैसे निकलेंगे, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं गुल्लक में ना पैसे अगर 4 बार भी डालूं तो मुझे लगता है मेरी पूरी गुल्लक भर गई है, और मुझे यूँ लगता है तोड़ो अब इसको, पता नहीं कितने पैसे निकलेंगे कितने पैसे निकलेंगे। एक बार तो मैंने अपने घर वालों को बोल के कि अरे मेरी गुल्लक तो पूरी फिल्ड है पूरी फिल्ड है, तोड़वा दी, और उसमें 4,000 रुपये भी नहीं निकले थे। मेरी मम्मी ने मुझे इतना गुस्सा किया था उस टाइम पे। सो बेसिकली ये एक अनसर्टेन चीज है जिसमें यू कांट बी श्योर, अनरिलायबल है, यू कांट बी श्योर कि आपके पास हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। भैया अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ होगा, बांटने के बाद भी बच गया होगा, उसके बाद ही तुम रिटेन कर पाओगे ना, बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ किसी साल, तुम्हें प्रॉफिट हुआ उतना नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ बहुत कम हुआ, ब्रेक इवन हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में रिटेन अर्निंग कहाँ से आएगी? तो रिलायबल नहीं है ना, इतना ज्यादा भरोसा करके नहीं बैठ सकते इस सोर्स पे। डिससैटिस्फाइड शेयर होल्डर्स, भाई मैंने आपको बताया कि कई बार लोग खुश होते हैं कि हाँ रिटेन अर्निंग रख लो कि कल हमारा ही पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन कई बार वाले लोग ऐसे होते हैं उनको इमीडिएट पैसा चाहिए होता है। आपको मैं बताती हूँ 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक शेयर होल्डर ऐसा होता है जिसको अपनी वैल्यू बढ़ानी है शेयर्स की, मतलब वो परमानेंसी के लिए आता है कि भैया मैं इस बिजनेस में बस गया हूँ, अब मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मैं इतना लेके जाना चाहता हूँ। और दूसरा टाइप का इन्वेस्टर ऐसा होता है जो चाहता है कि उसे जल्दी से प्रॉफिट मिले और वो दूसरी कंपनी में जंप करे। हर कोई तो एक कंपनी में बसने के लिए नहीं आता ना, वो भी चेंज कर, मतलब कई इन्वेस्टर्स तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं जिसमें वो एक ही दिन में खरीदते हैं उसी दिन में बेच देते हैं। शेयर्स के बारे में सुना होगा, आई होप इतना पता है, स्टॉक मार्केट वाली चीज, ठीक है, वैसे मैंने पढ़ाई हुई है, पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के शेयर होल्डर होते हैं। जो ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी पैसा कमा के दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है, वो बड़े डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार तुम रिटेन्ड अर्निंग करते जा रहे हो, हमें डिविडेंड मिल नहीं रहा, हमें क्या फायदा हुआ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। सो इससे ऐसे में डीमेरिट एक ये हो जाता है कि वो बहुत डिससैटिस्फाइड रहते हैं, बहुत ज्यादा उदास निराश हो जाते हैं कंपनी के साथ। फिर है मिसमैनेजमेंट। कंपनीज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग केप्ट इन द बिजनेस, एज अ रिजल्ट दीज फंड्स आर फ्रीक्वेंटली मिसमैनेज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है, नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आपको मिल सकती थी। सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि बिजनेस में रखे रहते हैं रिटेन्ड अर्निंग को, इससे वो क्या कर सकते थे, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, तो वो सारी देखते ही नहीं है वो लोग। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसा पड़ा है लेकिन वो आइडल मनी बन के पड़ा ही हुआ है, मिस यूटिलाइज हो गया। कई बार तो क्या होता है कंपनी को लगता है खुद का पैसा चलो इसको किसी भी काम में उड़ा दो, मैनेजमेंट ये ठीक करने में, वो ठीक करवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में, इन सब में उड़ा दो। तो ऐसे में जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकता था पैसे का वो नहीं होता है। सो वो भी एक क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। तो डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में ये 3 पॉइंट्स थे। चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर 11th क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। आपको बताने हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसे कवर किया है, एंड इसके अलावा मैंने 1 शॉर्ट रिविजन में अलग से इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताया था, वही आपको यहाँ पे बताना है। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। चलिए सो आंसर क्या है इसका? आंसर है 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। वन है जीडीआर, अनदर वन इज एडीआर एंड देन एफसीसीबी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी। अब ये तीनों को अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग इट। आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लो। माइट भी तुम लोगों को इरिटेटिंग लग रहा हो कि मैम हमेशा ये फ्लो चार्ट के पीछे क्यों पड़ी रहती है, मतलब हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनवाना है, क्या दिक्कत है? बट ट्रस्ट मी, किसी भी टीचर के लिए फ्लो चार्ट ना एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अगर मैं किसी स्टूडेंट के आंसर में फ्लो चार्ट देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इस इंसान में। अगेन आई विल से कि लिखते सब हैं आंसर,
आपको अगर अपने आंसर में एक्स फैक्टर इंक्लूड करना है तो आपको इन्हीं सब चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि माइट भी आपकी तरह बहुत अलग अलग लोग इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन आपका आंसर उन लोगों से डिफरेंट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा इसमें। सो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं GDR, ADR, FCCBs, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग GDR को पहले। Like they have written, these are the receipts issued by depository banks against the firm shares such as those issued by Indian company abroad to raise money. Okay. मैं ना इसको थोड़ा अच्छे से समझा ही देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट भी आया था GDR, ADR से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए पहले GDR समझाती हूँ, ADR की कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके सो ऐसे मानिए ये एक इंडियन कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है। अब इंडियन कंपनी ने सोचा कि इंडिया वालों से तो हमने पैसा ले लिया भर भर के, नाउ वी वांट कि फॉरेनर्स मतलब फॉरेन नेशंस में रहने वाले लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इंडियन कंपनी का क्या सपना है कि फॉरेन कंपनी में रहने वाले लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब भाई ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करने आएंगे तो बड़ा तामझाम हो जाएगा, पहले उनको अपने नॉर्मल लोकल करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, फिर उसके बाद उन्हें इंडियन कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत तामझाम होगा। तो इन सारे तामझाम को, इन सारे एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज को खत्म करने के लिए GDR की कॉन्सेप्ट आई। इसमें क्या होता है कि इंडियन कंपनी कॉन्टैक्ट मेंटेन करती है एक कस्टोडियन बैंक से। अच्छा, अभी 11th क्लास में आपका कस्टोडियन बैंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, मैं थोड़ा हाई लेवल का बता रही हूँ कि ये भी बीच में इंक्लूडेड होता है। आपके 11th में अभी सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी बैंक के बारे में लिखा हुआ है, बट अगर आप साथ में कस्टोडियन बैंक के बारे में भी सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इंडियन कंपनी कस्टोडियन बैंक के पास जाती है रिक्वेस्ट लेके कि देखिए हमारे पास शेयर्स हैं और हम चाहते हैं कि ये शेयर्स फॉरेनर्स खरीदें, ठीक है। तो कस्टोडियन बैंक समझ जाता है उन्हें आगे क्या करना है, वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है डिपॉजिटरी बैंक से। वो किससे बैंक मेंटेन करता है, वो अपना कॉन्टैक्ट डिपॉजिटरी बैंक से। डिपॉजिटरी बैंक वो शेयर्स लेके उन्हें रिसिप्ट्स में कन्वर्ट करती है, और ये रिसिप्ट्स वो बेचती है फिर किसको, फॉरेनर्स को। समझे, इस तरह से चलता है। इंडियन कंपनी कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी, कस्टोडियन बैंक डिपॉजिटरी बैंक को बोलेगा, डिपॉजिटरी बैंक उन शेयर्स को रिसिप्ट्स में कन्वर्ट करेगी और वो बेच देगी इन लोगों को, पैसा आएगा इस साइकिल के थ्रू इंडियन कंपनी में लग जाएगा। सो काइंड ऑफ यहां से शेयर निकला और यहां रिसिप्ट बन के इन लोगों तक पहुंचा, और ये रिसिप्ट क्या कहलाई जाती हैं, यही कहलाई जाती हैं GDR। और अगर ये अमेरिका में हो रहा हो और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक इंक्लूडेड हो, तो उसको ADR बोल दिया जाता है। GDR इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब अमेरिका के लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सो इंडियन कंपनी कस्टोडियन बैंक, डिपॉजिटरी बैंक, रिसिप्ट्स और फॉरेनर्स को बेच दिया, डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करवा के हमने इस वे के थ्रू उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई है। मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली। डन है, चलो। So they say these are receipts issued by depository banks against a firm's shares such as those issued by an Indian company abroad to raise foreign money. Global depository receipts are generally denominated in US dollars. These are convertible to shares at any time. They are listed in this and that. Okay, these are not necessary things. अगर आपको GDR explain करना है, better talk about it instead of all these things, ठीक है। तो GDR में क्या लिखेंगे वो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद के शब्दों में लिखेंगे। और आपको पता है मैंने आप लोगों को ये ऑफर दे के रखा हुआ है कि अगर किसी को भी अपना पर्सनल पैराग्राफ या फिर क्वेश्चन चेक करवाना है मुझसे, सो दैट आई कैन टेल यू कि व्हाट ऑल टू इंक्लूड, व्हाट नॉट टू इंक्लूड, और क्या एक्स फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको वो अपना आंसर भेजना है कहाँ पे, मैग्नेट ब्रेन्स की ईमेल आईडी पे, और जस्ट राइट इट देयर कि पायल मैम से चेक करवा दीजिए और वापस रिटर्न करवा दीजिए, मतलब रिवर्ट करवा दीजिए उनके फीडबैक के साथ। आई डू द सेम, और वहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या ऐड करना है, क्या आपको डिडक्ट करना है अपने आंसर में से, और कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। पर ये वन टाइम ऑफर है, सिर्फ एक पेज का आंसर मैं चेक करूंगी और आप अपना नाम लिख के भेजेंगे सो दैट आई कैन सी कि मैं किसी भी एक इंसान का 2 बार आंसर ना चेक करूँ। हमारी भी पर्सनल जिंदगी है ना, ओके चलिए।
ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये बोलते हैं these are receipts issued by firms domiciled in United States. ऑब्वियसली जहाँ पे ग्लोबल था वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, ये अमेरिका की स्पेसिफिक रहते हैं, अमेरिका में इशू किए जाते हैं। ओके, देन FCCB, these bonds are debt securities that after a set of length of time can be converted into equity shares or depository receipts. In most terms, the terms and prices of these conversions are set in advance. Okay, so ये क्या है, ये बेसिकली बॉन्ड्स हैं जिसके बदले में आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे बॉन्ड्स की कॉन्सेप्ट चलते हैं कि आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो कंपनी आपको इंटरेस्ट भेजती रहती है उस बॉन्ड्स के अगेंस्ट, राइट। तो वो चीज़ है, तो पहले आपको वो चीज़ लिखनी चाहिए थी कि होते क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए थी कि ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं और टर्म्स इसकी पहले से ही मैंशन होते हैं। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट FCC भी पहले। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये क्वेश्चन कौन सा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन कंटेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम है, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको लिख के आना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे क्या एग्जैक्टली। मैंने आपको ये GDR की कॉन्सेप्ट समझाई है, ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ लिखनी चाहिए थी, मतलब आपके आंसर में ये चीज़ होनी चाहिए थी। पहले आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड देन उसके बाद आप ADR शुरू करते। तो हमारा पैटर्न कैसे रहता है आंसर लिखने का, हमारा पैटर्न कैसे रहेगा, पहले हम बनाएंगे फ्लो चार्ट, कौन से वाला, कि 3 अलग अलग फॉर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद GDR को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, तो पहले उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, एंड देन उसके बाद उसको लिखेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस वे में आपका आराम से 3 स्लाइड भर गया होता अगर हमने ऐसा लिखा होता, बट क्योंकि मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए कुछ आंसर्स दिखा रही हूँ, इसलिए जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ऐड करने हैं वो साथ साथ ऐड करते चलो। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये बोलता है व्हाट इज कमर्शियल पेपर, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, प्लस उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीजें बता दो। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यूजुअली जो अपर क्लासेस होते हैं 11th 12th, इसमें यूजुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे ही देते हैं वो, तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें एक में दूसरा क्वेश्चन ऐड हुआ होगा, दोनों के ही आंसर आपको लिख के आने हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है बताइए। कमर्शियल पेपर बेसिकली एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट रहता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है। और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ये प्रॉमिस कि कल मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये प्रॉमिस लिखित में ले लेते हैं जब हम, तो उसे हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है कमर्शियल पेपर, व्हिच हैज बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1990, मतलब हम लोगों के पैदा होने से पहले से ही ये यूज हो रहा है इंडिया में। It is used as a promissory note by corporate buyers who are highly rated. ऐसे corporate buyers मतलब ऐसी कंपनीज जो कि highly rated होते हैं, बहुत बड़ी होती है, उनके द्वारा ये यूजुअली यूज किया जाता है। It helps them meet their short term funding requirement and can be issued for any time बिटवीन 7 days to 1 year। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर अगली लाइन में कुछ कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि कमर्शियल पेपर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो पहला कीवर्ड आया अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। कमर्शियल बैंक पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। कब से इस्तेमाल हो रहा है, 1990 से इस्तेमाल हो रहा है। ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्पोरेट बायर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। क्या टाइम ड्यूरेशन होती है, 7 दिन से 1 साल तक की हो सकती है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्राइमरी डीलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन रेज कमर्शियल पेपर्स। इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकता है, तो उन सब के नाम लिखे हुए हैं। आप चाहें तो 2-1 लिख के एक्सेट्रा लिख के भी काम खत्म कर सकते हैं। It is distributed to other businesses, insurance companies, pension funds and banks by a single company. The sum raised by CP is usually rather substantial because thus that is completely unsecured. The same can be given the companies. Okay, so do not write this. Do not write this. Skip this part. सिर्फ ऊपर वाला पार्ट अच्छी तरह से कमर्शियल पेपर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली उसके बाद जंप कर देना तुम कहाँ पे, उसके लिमिटेशंस और
एडवांटेजेस में ये बोलते हैं, एज द कमर्शियल पेपर इज सप्लाइड अनसिक्योर्ड इट डज नॉट कैरी एनी रिस्ट्रिक्टिव लिमिटेशन। क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं तो कंपनी को बिल्कुल भी ऐसे डर लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई यार कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज इट डिलीवर्स ग्रेटर फंड्स। अदर सोर्सेज के कंपैरिजन में ये ज्यादा फंड्स डिलीवर करती है। द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन्स इज ऑफन हायर देन द कॉस्ट ऑफ सीपी फॉर द इशूइंग एंटरप्राइज। जो कॉस्ट होते हैं कमर्शियल बैंक लोन्स की वो यूजुअली हायर होती है कॉस्ट ऑफ सीपी फॉर द इशूइंग ऑफ दिस एंटरप्राइज। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू कमर्शियल पेपर अगर आप इशू करोगे तो, ठीक है। एज द मेच्योरिटी ऑफ कमर्शियल पेपर्स मे बी कस्टमाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द इशूइंग फर्म, दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ फंड्स। बिजनेस कैन पुट देयर स्पेयर कैश इनटू कमर्शियल पेपर एंड अर्न अ नाइस रिटर्न। ओके, स्पेयर कैश का मतलब एक्स्ट्रा आइडियल पड़ा हुआ कैश, उसको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर में कन्वर्ट करा के उससे मतलब अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ये वाला पॉइंट स्किप करना, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। और आई फील लाइक एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं इन पॉइंट से, तो कोशिश करना उनसे कुछ पॉइंट्स उठाने की। और एक और चीज़ यहाँ पे है जो आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ अगर आप हर एक पॉइंटर को मतलब हर एक पॉइंट को पॉइंटर बना के और उसको हाईलाइट करते हैं, मतलब हेडिंग लिखते हैं उसकी एक कि ऐसा एडवांटेज होता है, ऐसा एडवांटेज होता है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है, जैसे इनिशियल क्वेश्चंस में हमने किया हुआ था। लिमिटेशंस की बात करें तो जैसे कमर्शियल पेपर्स कैन ओनली बी यूज्ड टू रेज फंड्स बाय कंपनीज दैट आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड हैव अ हाई क्रेडिट रेटिंग। कमर्शियल पेपर हर एक कंपनी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए जिनकी हाई क्रेडिट रेटिंग है, जो हाई फाई कंपनीज होती हैं उनके लिए ये सही है। हर एक कंपनी कांट यूज दिस, हैज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेज। इसका एक डेफिनेट अमाउंट होता है जितनी मनी अपन रेज कर सकते हैं, प्लस ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की ही रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, 7 दिन से 1 साल तक के लिए हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे आप। is an impersonal form of financing and extending the maturity of a CP is not conceivable. Okay, आप extend नहीं कर सकते हैं maturity के बाद इसका time duration, तो that's also a limitation. इसके अलावा भी और points हो सकते हैं, और अगर आपको पता है कि इनके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स है बट यू आर नॉट श्योर कि ये पॉइंट लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, कमेंट सेक्शन में चेक करवा लो। कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। एंड लेट मी टेल यू पीपल दैट ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, जानना जरूरी है, प्लीज स्किप मत करिएगा वीडियो को प्लीज। सो मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेन करते थे कि हमें वो वीडियो नहीं मिल पाए, प्लेलिस्ट में बहुत लंबा जाना पड़ता है, इतना स्क्रॉल करो तो गुम ही हो जाते हैं, पता नहीं ये नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता, बहुत बफरिंग होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, यहाँ लिखना होगा आपको magnetbrains.com गूगल पे मतलब, और आपको वेबसाइट का वेब पेज दिख जाएगा इनिशियल। यहाँ आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाएंगे, क्लास 12th क्लास 11th, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे टीचर्स दिख जाएंगे 11th 12th के। वहाँ पे आपको अगर बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, मतलब मेरी फोटो पे क्लिक करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं, कौन से चैप्टर में कितनी वीडियोस हैं, वो सारी आपको यहाँ पे देखने से मिल जाएंगी। उनके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक रिस्पेक्टिव वीडियो चूज कर सकते हैं और वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। और इसके अलावा एक और शॉर्टकट है, वो आप ये कर सकते हैं कि YouTube पे ही डायरेक्टली आप चैप्टर का या टॉपिक का नाम लिखिए, सर्च कीजिए पायल मैम डाल के या मैग्नेट ब्रेन्स डाल के, आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब सब मिलता है, सब मिलता है। सो इस चैनल को, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिखो, मैं खुद से चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।